हम्म। क्या हाल समाचार दोस्तों, आ गए हो क्या सारे के सारे? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कतई एक नंबर लग रहे हो सारे, बहुत बढ़िया। हम भी सही लग रहे होंगे। हाँ ठीक है। नमस्ते 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 मेरे भाइयों, कैसे हो आप? नमस्कार। कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी तबाही मचा दो एक बार। लगना चाहिए कि कमेंट बॉक्स आ रहे हैं। ये क्या रुक गया क्या कमेंट? भाई कमेंट रुक गया है आई थिंक। तुम लोग आ रहे हो, हम भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ। और पहले तो बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल शानदार चल रही है, जबरदस्त चल रही है, जिंदाबाद चल रही है, एक नंबर चल रही है। बस बढ़िया ना। लक्ष्य वालों याद रखना, सिलेक्शन करना है, इसी बार करना है, दोबारा नहीं बोलूंगा। ठीक है, सिलेक्शन करना है बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है। सो बहुत सारा प्यार आप लोगों को। मेरे ख्याल से कमेंट्स में सर कोई शायद थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, ऐसे शांति रहती नहीं है सर कमेंट में, क्योंकि कमेंट ये कर रहे होंगे बिल्कुल। एक बार तबाही मचा दो। ये तो 202 दिल हैं, इसको कम से कम 2000 तो कर दो भाई। ठीक है। सो आज बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूं। आज लेके आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी, आज लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अपन करते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया वाली बात आज अपन लोग पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। पढ़ना है अपन को मुन्ना। क्यों मेरे भाई, सही है ना? जायांग सर, कमेंट में है कुछ पंगा सर? इतने शांत बैठते नहीं है। ठीक है भैया, तो लगभग सारे के सारे लोग आ गए हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सो थोड़ी सी बात शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले एक बड़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग अभी रिवीजन चालू करने वाले हैं। और मैंने आपसे दो बात बोली थी। मैंने आपसे कहा था कि हाँ, मैंने आपसे कहा था कि दिल बना दो। ये तुम अलग हो भाई, तुम अलग हो, तुम जैसा कोई नहीं है, पता है? ये तबाही है, पता है? रिकैप अपन करते हैं भाई, हमेशा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो। सो हम लोगों ने दोस्तों बहुत सारी बातें की थी, और मेरे ख्याल से सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूं वो आज से पहले भी मैंने बहुत बार बोला है, तो मैं आज फिर बोलूंगा। और जो मैं बोल रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बट अपने सामने अपने नोट्स रखना। खाने पीने का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। बस अब पूरा का पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा फोकस करना है मेरी बातों पे, मतलब बातों को तो क्या, बातों पे बस फोकस कर लेना। ठीक है। सो बहुत सारी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। हम लोगों ने एग्जैक्टली ये वाली बात भी क्लियर की थी कि आखिर किस किस तरीके से हम सारी की सारी बात कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक के अंदर। आज तक अपने 5 लेक्चर इसके हो गए थे। मैंने आपसे कहा था मैं बहुत स्लो चलूंगा, क्योंकि मुझे फास्ट चलना ही नहीं है। मैं हो सकता है आपको आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर एक्स्ट्रा दे दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, मगर फास्ट नहीं चलूंगा, क्योंकि यहां पे हर तरीके के बंदे हैं। बट उसके साथ साथ पानी चाहिए गर्म, और एसी का थोड़ा सा टेम्परेचर कम होना चाहिए। बस ये दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मैं आपसे नहीं बोल रहा था बिल्कुल भी, आपको पता होगा। तो ये सारी की सारी बात थी, दिल आपने बना दी है, बहुत बढ़िया बात है। चलो बेटा, शादी हो गई मेरी। हे बेटा पढ़ ले। पापा ने 5000 किस लिए दिए? कि हर्षित सर की शादी हो गई, नहीं हुई इसलिए? अरे बेटा पढ़ ले मेरे लाल। क्या हो तुम? मतलब ये बताओ तो मुझे, चश्मा उतार देता हूं मैं। ये बताओ तो मुझे, हो क्या तुम? मैं इतनी दूर से पढ़ाने के लिए आया हूं, तुम लोग आपकी शादी हो गई क्या? अरे बेटा पढ़ लेना बेटा। मेरी शादी हुई नहीं हुई ये काम आएगा, ये तेरा पढ़ना काम आएगा? ये बता मुझे। सर पढ़ना आएगा तो बस बेटा पढ़ लेना फिर। मतलब क्यों पूछना है? वही वही बात क्यों पूछनी है जो पढ़नी है? मतलब पढ़ना है तो बेटा पढ़ ले, क्यों पूछता है? पूछना ही नहीं है। चलो। सो जरा स्टार्ट करते हैं एक बार रिकैप के बारे में। और रिकैप के अंदर हम हमेशा अपना टाइमर लगा देते हैं, क्योंकि टाइमर से अपन को आइडिया रहता है कि अपन ने रिकैप कितना अच्छा कंप्लीट किया है। सो रिकैप यहां लगाओ, टाइमर लगाओ, स्टार्ट करो। दोस्तों ये पूरा जो चैप्टर है अपने सामने नोट जरूर रखना। ये जो पूरा चैप्टर है ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। मैंने आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से बोल दी थी कि लैंगिक जनन का मतलब होता है कहीं ना कहीं नर और मादा युग्मक का मिलना। हम लोग हमेशा मानते हैं कि पादप के पास पुष्प होते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि पादप के पास पुष्प होते हैं क्योंकि हमें पुष्प चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पादप को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। पादप के पास पुष्प होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि पादप पुष्प को इसलिए रखता है क्योंकि पादप उसमें जनन की अभिक्रिया को पूर्ण कर सके। हम लोग हमेशा ये वाली बात भी और कहते हैं कि अगर आपको जनन करना है तो पुष्प होना चाहिए। और कौन सा हार्मोन होता है जो पुष्प के लिए डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो फटाफट से यहां पे लिख दो। एक छोटी सी बात मैं आपसे और बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी थ्योरी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। आपको ये वाली बात जान के, खैर मैं एक बात और बता देता हूं, इस बार नीट के अंदर मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके लगभग सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए, तो पहली बात तो बधाई हो। और आपने लास्ट क्लास में भी जो मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपसे बोला था, रिकॉर्डिंग जब आपको क्लास दी थी, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक कर देना आपके सीनियर्स को। तो आपने सभी लोगों ने बेस्ट ऑफ लक किया था, और उनका पेपर बायो बॉटनी का बहुत ही अच्छा गया। फटाफट से बताना तुम लोग क्या बॉटनी का 11th क्लास जिसने भी पढ़ा है, क्या 11th क्लास का बॉटनी का पेपर, तो मैं एंड में बात करूंगा खैर उसके बारे में, बट बहुत ताबड़तोड़ बॉटनी का पेपर आया, मजा आ गया नीट के अंदर।
और मेरे ख्याल से पेपर देख के तुमको भी अच्छा लगा होगा। फ्लोरिजन हार्मोन के बाद हम ये कहते हैं कि पुष्प के अंदर सबसे पहले फ्लोरिजन हार्मोन की जो खोज थी वो तंबाकू के अंदर की गई थी। बहुत बढ़िया सर, तंबाकू पहचान गए? ओहो सर वो तो हमें पता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम बायोलॉजी में ये वाली बात कहते हैं कि अगर हम पुष्प की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, एक होता है लड़का, एक और लड़की, ये तो एक तरफ है, और बाकी सारे मामा पापा चाचा फूफा ये सब। बेटा सीधी सी बात है, शादी करना है तो लड़का और लड़की का होना जरूरी है। मान लो फूफा मुंह फुला के, नाम ये फूफा, मुंह फुला के गला, मुझे तो खाना नहीं दिया अच्छा सा, तो बेटा फूफा को कह दो फूफा लेट्स गो। मगर बेटा बीबी ने, अगर मान लो तुम्हारी होने वाली वाइफ ने या तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने बोल दिया नहीं मुझे तो पान चाहिए, मुझे पान चाहिए, मीठा पान खाता हूं मैं या खाती हूं, तो बेटा फिर तुमको देना ही पड़ेगा उसको मीठा पान लाके। सीधी सी बात यह है, शादी के अंदर लड़का लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे आवश्यक अंग बोलते हैं। ऐसी पुष्प के अंदर नर और मादा आवश्यक अंग है, बाकी सारे के सारे सहायक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सारा काम जब अपना कंप्लीट हुआ तो हमने नर जनन अंग के बारे में बात की थी। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके का डायग्राम आई थिंक आपके सामने ड्रॉ किया था। आप लोगों को इस तरीके का डायग्राम आपने देखा भी होगा कि कैसा होता है। जब ये वाला डायग्राम हमने देखा तो हमने देखा ऊपर परागकोश, नीचे पतंतु या तंतु या डंठल जिसे हम बोल देते हैं। इसके दो अंग होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। मैंने आपको दोनों लिखवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बोला कि जब आप परागकोश देखते हो तो परागकोश के अंदर कितनी भित्ति होती है? 4 होती है, ठीक है। बाहर वाली कौन सी होती है आप सभी लोगों को पता होगा, उसके अंदर कौन सी होती है पता होता है, उसके अंदर कौन सी होती है पता होता है, और उसके अंदर कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बाहरी बार कौन सी होती है? बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, एकल लेयर होती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। उसके अंदर एंडोथीसियम होती है, उसके अंदर मध्य परत होती है, और उसके अंदर टेपेटम होती है। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूं, आपको कहीं और जाने, कहीं और कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। आप खुद कह दोगे यार हर्षित सर आपने पढ़ा, हमारा तो टिप्स पर है। मैं देखो कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, क्रॉस। इन सब में से ऐसी कौन सी परत की कोशिका है जिसके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं? फटाफट से, मेरे ख्याल से आंसर आपके पास होगा, यहां से फटाफट से कर देना एक बार। मैं बोल रहा हूं वो कौन सी परत है जो हाइग्रोस्कोपिक यानी कि जलग्राही होती है, आर्द्रता ग्राही होती है, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा वो कौन सी परत होती है जो सबसे अंदर होती है, वो कौन सी परत होती है जो सबसे बाहर होती है, वो कौन सी परत होती है जिसमें 1 से 3 लेयर परत प्रेजेंट होती है। आपके पास सबके आंसर होंगे, बस दैट्स इट ना बेटा, यही तो बॉटनी है। विश्वास करना, आपका बॉटनी इस बार भी बहुत ताबड़तोड़ जाएगा नीट के अंदर, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। मगर देखो एक ट्रस्ट तो बनता है, जो अर्जुना में आपने ट्रस्ट दिखाया अपने हर्षित सर के ऊपर, तो यहां पे भी अब आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा कि सर हमको पता है आप जो समझा दोगे ना, आपसे अच्छा कोई समझा देगा, आप जैसा नहीं समझाएगा, बस दैट्स इट, यही तो चाहिए हमको। तो ये सारा का सारा कंप्लीट करने के बाद जब हम थोड़ा सा और आगे गए थे तो हमने थोड़ी सी और भी बात की थी। हमने कहा था अच्छा इतनी बात हो गई, हमने कहा हाँ बहुत बढ़िया सर, तो सर यहाँ पे पोषण देने का काम तो टेपेटम करती है, सर पोलन किट बनाने का काम भी टेपेटम करती है। अरे सर पोलन किट वही होती है जो पीले रंग के होते हैं। अच्छा पाउडर सब्सटेंस होता है। अच्छा क्या काम करती है? सर यूवी किरण से बचाती है। अच्छा बहुत बढ़िया सर, ये तो हमको सब कुछ आता है। और कहीं ना कहीं चिपचिपापन भी देती है, जिससे जो इंसेक्ट यानी कि कीट होते हैं उस पर आसानी से चिपक जाता है। और बेटा जब ये फुरफुर फुरफुर करके उड़ता है तब वो इधर उधर डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाते हैं, बस हो गया काम। इतना सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम जब थोड़ा सा और आगे गए थे तो अंदर की तरफ हमने बहुत सारी कोशिका देखी थी, जिसे हम स्पोरोजिनस कोशिका कहा था। मैंने बोला था इनमें से कोशिकाएं जो होती है वो अपने आकार में बड़ी होती है और एमएमसी बनाती है। और मेरे ख्याल से ये वाली बात अगर मैं आपसे पूछूं अब मैं कि जो एमएमसी होती है, एमएमसी वो कैसी होती है? एन होती है या 2n होती है? बता देना कौन सी होती है, एन होती है या फिर 2n होती है? मुझे आंसर दे देना। जो आपकी इसके बाद परागकण थे वो कैसे थे, एन थे या 2n थे? आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं अगर आपसे कहूं यहां पे कौन सी टेट्राड, जिसमें वो 4 कोशिका थी, ये एन थे या 2n थे? आपको पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जितनी भी परत है अपने पास बाहर की तरफ, जितनी 4 परत आपको दिखती है, 1 2 3 4, ये एन है या 2n है? आपको पता होना चाहिए। याद रखना अर्धसूत्रीय विभाजन से पहले सारे के सारे 2n होंगे, अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद सारे के सारे n हो जाएंगे, आपको पता है। अब देखो डायग्राम याद होगा तो एमएमसी जो होती है कैसी होती है? 2n होती है। परागकण कैसे होते हैं? n होते हैं। टेट्राड जो होता है ये क्या होते हैं? टेट्राड जो होता है ये भी n होते हैं। और जो परत होती है सारी 2n होती है। हो गया काम, कोई लोड ही नहीं है अपने पास, पूरा का पूरा इजी है, अपने नोट से बाहर कुछ भी नहीं है, सारे आंसर तुम्हें आते हैं। सर बहुत बढ़िया, रिवीजन बताना थोड़ा लंबा होगा मगर बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया क्लास हुए। वैसे तो क्लास आपकी एक भी दिन छूटी नहीं है, मगर गैप लग गया तो लग गया। अपन ने तब ली थी, फिर 6 दिन का गैप आ जाता है ना बीच में, तो बस वो वाली बात है। वैसे तो छूटी नहीं है टचवुड अभी तक। चलो इतना काम हो गया, बहुत बढ़िया। सारा काम कंप्लीट करके जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो मैंने बोला था -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन, और इसको हम क्या बोलते हैं?
टेक्निक का नाम बता देना अगर याद हो तो। मैंने बोला था कि कईयों का जो वाइबिलिटी जो टाइम होता है वो कितना होता है, कईयों का वाइबिलिटी टाइम यानी कि जो जीवन क्षमता होती है वो 30 मिनट होती है, कईयों की महीने तक हो सकती है। जिनकी 30 मिनट होती है उनका नाम बता दो, जिनकी महीने तक होती है उनका नाम बता दो। ये तुम्हारा रिवीजन है भाई, ठीक है। अगला हमने कहा था यहां पे कुछ भी ऐसे परागकण पाए जाते हैं जो एलर्जी करने का काम करते हैं, जो एलर्जी करने का काम करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टी और देना ना, हाँ, जो एलर्जी करने का काम करते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। चीनोपोडियम, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास जैसे हम बोलते हैं। तो ये लगभग सारे आंसर आपके पास होने चाहिए। क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम भाई। बस ऐसे ही पढ़ते रहो ना, क्यों लोड लेना है भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूं ऐसे ही पढ़ते रहो। अभी ये मत करना धीरे तेज, बढ़िया चल रहा है। हर्षित सर आप आराम से पढ़ाओ मगर अच्छा पढ़ाओ कि हमको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। और मैंने बोला था एनसीईआरटी, देखो यार, देखो मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता। 2 4 5 यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे यार हर्षित सर नहीं यार, नहीं यार, यार हर्षित सर ऐसे वैसे। अब बेटा देखो सीधी सी बात है, सबको सेटिस्फाइड करना मुश्किल है, मगर यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद यही सोचते होंगे यार हर्षित सर नहीं ऐसा वैसा ये वो। क्यों भाई, क्यों सोचना है, तुझे सिलेक्शन करना है ना तो तू सही जगह बैठा है, सीधी सी बात है। और ये तुमने देख भी लिया होगा इस बार नीट का पेपर जब तुमने देखा था, तो 11वीं क्लास की बॉटनी तुम लोगों को अच्छे से पता होगी कि अपन ने क्या पढ़ा था और क्या आया है, ठीक है। इतना, और जिस टॉपिक में मैंने इंपॉर्टेंट बोला देखना वो भी देख लेना। चलो, इतना सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग जब थोड़ा सा और आगे गए थे तो हमने लोगों ने इतना पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ लिया था टेट्राड कैसे बनते हैं, कैसा पोलन गेन होता है। अगली चीज हमने पढ़ा था 2 सेल स्टेज और 30 सेल स्टेज, अपन ने दोनों पढ़ा था। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये डायग्राम भी पता है, आप लोगों को पता है छोटी कोशिका क्या होगी, आप लोगों को पता है बड़ी कोशिका का केंद्रक क्या होगा। फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दो बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं और छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं, तुम्हारा आंसर है। और कौन सी कोशिका किस कोशिका में तैरती है, बस ये अगर तुमने बता दिया तो अपना काम हो गया। ये कौन सी प्रावस्था है, 2 सेल प्रावस्था, 2 सेल, 2 कोशिका प्रावस्था है। ऐसे ही 3 कोशिका प्रावस्था होती है, आपको पता होना चाहिए। सही है, डन है, क्लियर। कोई भी दिक्कत कहीं भी, कोई भी डाउट यहां तक, क्या चल सकता हूं आगे, पक्का। चले आ जाओ। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमने 8 मिनट में पूरा कर दिया है, हम लोग बात करने वाले हैं जायांग। जायांग को बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, ये जो गाइनोसियम होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। क्या होता है, ये होता है पुष्प का मादा जनन अंग। अगर आपको अच्छे से याद है गाइनोसियम का डायग्राम, जो कि मेरे ख्याल से आपको पहले कभी ना कभी तो बनाया ही है, तो इस तरीके से हमने एक डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ किया था, याद आया? हाँ सर, ये जो ऊपरी पर था इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये होती है वर्तिका, और इसके नीचे की तरफ पाया जाता है अंडाशय। ठीक है, हम लोग इनमें से किसी को भी क्या क्या बोलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें से बोलते हैं सब चीजों को, इससे बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टाइल, और इसे बोलते हैं ओवरी। बताओ, क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है? ऐसा कुछ भी जो मैंने लिखा है तो कोई दिक्कत? चलें आगे, ठीक है सर, मजा आ गया सर, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, जायांग की इकाई को, जायांग की इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। बोलो, क्या यहां तक मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट लिखा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया? तो फटाफट से बोल दो कि हर्षित सर ऐसा एक पॉइंट लिखवा दिया, ये तो हमें समझ में नहीं आया। सही है, कंफर्म, ठीक है सर। अब ये जो अंडप होते हैं ना,
अंडप का मतलब अंडाणु। ये या तो होंगे एक अंडप या एक अंडप, यानी कि एक अंडाणु पाए जाएंगे, या बहु अंडप यानी कि दो से अधिक अंडाणु पाए जाएंगे। याद रखना, जो भी मैं एग्जांपल अभी आपको लिखाऊंगा वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और उन एग्जांपल पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अंडप ही बेटा दो प्रकार के होते हैं, या तो सभी अंडप साथ साथ होते हैं, यानी कि सारे के सारे अंडप साथ साथ होंगे, इसे हम बोलते हैं संयुक्तांडपी। इस चैप्टर में एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल है पेपेवर। ठीक है, आज मैं एग्जैक्टली देखा जाए ना नोएडा से क्लास ले रहा हूं, तो थोड़ी सी हैंडराइटिंग आपको लग रही होगी हर्षित सर आज आपके हैंडराइटिंग को थोड़ा क्या हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज हैंडराइटिंग हो सकती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, मगर उसमें घबराना मत। ठीक है, क्योंकि जब होता है ना जहां से आप हमेशा क्लास लेते हो, फिर एक बार आप वहां से छोड़ के कहीं और से क्लास लेते हो, तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि हैंडराइटिंग का दोस्त पंगा तो देखो पड़ जाता है। बट लोड मत लेना कि सर ये क्या हो गया, तो कभी कभी हैंडराइटिंग अच्छी, कभी कभी कोई बात नहीं, बट कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी हैंडराइटिंग लिखूं कि आपको दिक्कत नहीं हो। कोशिश तो यही रहती है, बाकी तो कोई नहीं। बोलो भैया, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? या तो जो सभी एंडअप होंगे वो होंगे अलग अलग, या भी जो सभी एंडअप होंगे वो होंगे एक साथ। ठीक है, चले आगे। एक और होता है दोस्त इसमें, जिसे हम बोलते हैं व्युत्तांडपी। इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइचेलिया। इसमें सारे एंडअप अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन हर्षित सर आपके अकॉर्डिंग कहां से बनने की प्रोबेबिलिटी है, मैं बता देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा इनके एग्जाम्पल से, सीधा सीधा एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे। क्या होता है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं क्या चीज है। नीट के एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन सी संरचना होती है जो उसमें सारे एंडअप अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी संरचना होती है जिसमें सारे एंडअप होते तो अलग अलग है, मतलब या तो अलग अलग होंगे या फिर एक साथ होंगे। अगर साथ साथ झुंड में होंगे तो संयुक्तांडपी, नाम से पता लग रहा है। अलग अलग है तो व्युत्तांडपी। क्लियर है? अब सुनो, तुमको याद है मैंने तीन डायग्राम, मतलब एक डायग्राम में तीन चीजें अभी आपको ड्रॉ की थी। अगर आपको याद है तो इस तरीके का मैंने आपको डायग्राम बनाया था। मैंने आपसे यह भी बात बोली थी, मैंने कहा लड़का तैयार है, लड़की तैयार है, दोनों तैयार है, तो बस अब सारी की सारी बात शादी की होगी। लड़का बिल्कुल तैयार कर लिया था हमने, हाँ हर्षित सर लड़का तो लास्ट क्लास में हमने तैयार कर लिया था शादी के लिए, बिल्कुल। अब हमको लड़की तैयार करनी है शादी के लिए। तो हमने लड़के की पूरी संरचना का अध्ययन कर लिया था लास्ट क्लास में, अब हमको लड़की की संरचना का अध्ययन करना है, और उसके बाद हमारा आंसर, हमारा एक पार्ट बहुत अच्छा से पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर शुरू में बहुत स्लो चलता है, फिर अपने आप ही तेज हो जाएगा ये, मगर अपन तेज नहीं करेंगे, अपन आराम से करेंगे। ये होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, ये होता है अंडाशय। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस अब यहां पे सामने फोकस करना। और मैं देखो हमेशा बस एक चीज मेरी रिक्वेस्ट रहती है, मैंने आपसे यही बात पहले वाली क्लास में भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं कि बेटा मेरे साथ बस नोट मत करना। अगर आपने मेरे साथ नोट किया तो आप कॉन्सेप्ट से पीछे रह जाओगे, मैं इस चैप्टर को भी रटाऊंगा ही नहीं आपको। कुछ बच्चों के मैसेज आया था कि हर्षित सर यार एक छोटा सा काम और कर देना। मैंने कहा क्या सर, कुछ पीवाईक्यूज और क्वेश्चन भी करवा दो तो मजा आ जाएगा। जैसे रिकैप में मेरे ख्याल से कई बच्चों को मजा आता है, ऐसे ही अब पीवाईक्यूज भी करवाएंगे मजेदार, आ जाओ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मुझे लगते हैं वो भी करवाऊंगा। ठीक है, आओ जरा चलते हैं। चले सर, बिल्कुल चलाओ सर गाड़ी, देख लो भैया गाड़ी चलाते। वर्तिकाग्र क्या होता है बेटा? वर्तिकाग्र की बात की जाए, जो परागण होता है ना, उसके लिए लैंडिंग सरफेस है। मतलब वो तुमने देखा, और रहा हूं मैं
जिंदगी तो वही है। जो परागकण होता है ना आपका, हाँ सर बिल्कुल परागकण होता है, हाँ, इस परागकण का लैंडिंग सरफेस होता है, यानी कि इस परागकण को जहां पे उतरना है वो है एयरपोर्ट है ये इसका। भाई परागकण उड़ के कहीं से तो आएगा, तो ये जो संरचना हमने दिखा रखी है ये है परागकण, और इस परागकण की संरचना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं हर्षित सर? ये होता है पोलन ग्रेन। और मैंने आपसे बोला था मैं आपको इंग्लिश और प्यारी कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है, मगर मेरे से आगे मत पढ़ना। इतना हो गया, ठीक है। तो वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, इंग्लिश में याद रखना। वर्तिका को क्या बोलते हैं? स्टाइल, स्टाइल में रहने का। और ये होती है मुन्ना ओवरी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो वर्तिकाग्र क्या होती है? मैं जिन्हें जो डायग्राम में लिखा इससे ज्यादा तुम्हें पता है, मैं लिखता भी नहीं हूं। परागकण के लिए एक लैंडिंग सरफेस होता है जहां पर परागकण आता है सबसे पहले। बहुत बढ़िया सर, लिख दो ना इस पॉइंट को। लो बेटा, यह परागकण के लिए एक उपलब्ध जगह है जिस पर परागकण लैंड करता है या आता है। सबसे पहले जो परागकण है ये बेटा उड़ के यहीं पे ही आएगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसलिए अरे भाई, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे बोलते हैं लैंडिंग सरफेस। डन है बात? सर मजा आ गया। दूसरी चीज, वर्तिका। कहां क्या लिखना है वो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, बस मेरी बात सुनना। वर्तिका क्या होती है? यह एक ऐसी ट्यूब लाइक नलिकाकार संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। सर बहुत बढ़िया, लिख देता हूं ना जब बहुत बढ़िया है तो। यह एक नलिकाकार यानी कि ट्यूब लाइक संरचना है जो, बोलो किससे? वर्तिकाग्र व अंडाशय को जोड़ती है। बोलो क्या कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं, आगे चलते हैं। ठीक, नीचे है अंडाशय, यह सबसे नीचे उपस्थित होता है और फूला हुआ भाग है। बिल्कुल सर, बहुत सही है। और वर्तिकाग्र से जुड़ा हुआ है। यह वर्तिका से जुड़ी, नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट करूंगा, मगर जल्दबाजी मत करना। से जुड़ी संरचना है जो फूली हुई होती है। ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और मेरा बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इन सारे पॉइंट को पढ़ के देख लो। क्या सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई ऐसी बात मैंने लिख दी हो? वैसे तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो आपके समझ में नहीं आए, बट फिर भी एक बार बता दो कहीं कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा हो कि हर्षित सर ये वाला एक बार वापस बता दो, ऐसा मेरे ख्याल से दिक्कत आएगी नहीं। चलें आगे, पक्का? कोई भी दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? डन है, ठीक है। अब एक बात समझो, ये जो संरचना आपको दिख रही है जिसे मैंने अंडाशय बोला है, हाँ, इसमें अंदर एक यहां पे गुहिका दिख रही है, कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी का मतलब होता है अंदर की तरफ कुछ खाली स्थान, जिसे हम ओवरियन कैविटी बोल सकते हैं, यानी कि लोक्यूल बोल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो है, ये जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये इसे हम बोलेंगे अंडाशय गुहा।
हा सही लिखो, हा हा नहीं है, हा है, आ है, ये हा है। इसे हम बोलते हैं ओवरियन कैविटी, और जिसका दूसरा नाम और होता है गुहा, लिख दिया, और इसको बोलते हैं लोक्यूल। बोलो भाई, क्या पॉइंट क्लियर है? जैसे मान लो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कोई मेरे पास चीज ही नहीं है ऐसी चीज में गुहा हो। रुक जाओ, देखो बेटा, ये आपको पानी की बोतल दिख रही है, दिख रही है पानी की बोतल, ठीक है। ये पानी की बोतल के अंदर जो जगह दिख रही है ना, इसे हम गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे साथ साथ बोला करो। देखो, घर पे बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ रिपीट नहीं करोगे, तुम्हें मेरे साथ साथ मेरी सारी बातों को रिपीट करना है। मैंने जो भी बात बोली है वो रिपीट करनी है। ये अंदर की तरफ क्या है? गुहा, खाली कैविटी होती है। जैसे कमरा होता है ना, कमरा। अब मैं जिस कमरे में हूं, इसमें चारों तरफ दीवारें हैं, तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ना, इसे गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुहा। या तो गुहा बोलो या फिर इसे आप कैविटी बोल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। तो अंदर की तरफ जो फूला हुआ भाग होता है ना, इसे हम गुहा बोलते हैं। बोलो, क्या बात क्लियर है? 100%। और यही गुहा होती है जिसमें बीजांड उपस्थित होते हैं। क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला था डायग्राम के साथ थ्योरी लिखवाऊंगा। सर बहुत ही बढ़िया। देखो सामने देखते रहना, बस मैं कह रहा हूं, रटना मत, बस रटना मत, मेरी बात सुनते रहना, ठीक है। इसी गुहा में बीजांड उपस्थित होते हैं, लिख देता हूं, रटना क्यों है। इस गुहा में बीजांड उपस्थित होते हैं, जिससे बाद में बीज बनेंगे। बोलो, क्या मेरा पॉइंट यहां पे सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर है? क्या 100% कोई दिक्कत है यहां पर? कैसी भी नहीं, बिल्कुल पक्का। अब सुनो, आम, गेहूं और जो धान की फसल होती है, चावल वगैरह, उसमें केवल एक ही बीजांड पाया जाता है। यहां पर एक अपरा होती है, उसके ऊपर एक बीजांड मिलेगा। मान लो ऐसा एक, क्या मिलेगा? एक बीजांड। आम, गेहूं और धान की फसल में केवल एक ही बीजांड मिलता है। एक बीजांड किस किस में मिलता है? याद रखना, आम, गेहूं व धान, जिसमें चावल वगैरह आते हैं। थोड़ा गला खराब हो रहा है, बट कोई बात नहीं। बोलो, क्या बात क्लियर है? 100%। ठीक है। मगर कई बार कुछ किस्में, जैसे जैसे पपीता, जैसे ऑर्किड, कुछ बड़ा अच्छा होता है, जैसे तरबूज, इनमें एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं। ओके, लिख दो सर, लिख दो। देखो, एक से अधिक अंडक। बोलो, बात सही है? बना देता हूं डायग्राम में, देखो ये लो, एक से अधिक अंडक पाए जाएंगे तो ये हो गया। और बेटा स्टार वाला पॉइंट है, ये भी एक बीजांड वाली बात भी और ये वाली भी, दोनों ही बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, याद ही रखनी है आपको। बताओ भैया, क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? मैंने कुछ भी ऐसा लिखा, मगर मैं फिर बोल रहा हूं, इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद ही रखने हैं। तो एग्जाम्पल को याद ही रखना, वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर याद नहीं रखोगे तो दिक्कत है। चले, पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं सर, सामने देखना। अब बोला था ना डायग्राम से थ्योरी उड़ाता हूं मैं, सामने देखोगे तो पता लगेगा कैसे बोल रहा हूं मैं। देखो, इसका सीधा सा मतलब कि हमने अभी अभी एक डायग्राम बनाया जो कि ऐसा था। थोड़ा अच्छा नहीं बनता यार ये। ठीक है, यहां पर अंदर की तरफ जो बीजांड की संरचना होगी वो कुछ ऐसी होगी। तो ये अब मैं आगे आपको बनाने वाला हूं। पहले यहां तक देख लो, यहां तक क्या सारा पॉइंट क्लियर है? क्या
एक बार रिपीट कर लो, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जायांग। हमें पढ़ना है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के बारे में। हमने सारी की सारी संरचना पढ़ रही है, क्योंकि इस संरचना के बाद ही हमें पता लगेगा कि आखिर ये डायग्राम हमसे क्या कहना चाहता है। आज हम बीजांड की संरचना देखने के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि बीजांड कैसा होता है, किस तरीके से ये सारी संरचना आप लोगों को देखने को मिलती है। अगली हमने जो संरचना देखी थी वो हमने कहा था या तो एक अंडा होगा या से एक से अधिक होगा, तो वो भी आपको बता दिया। अगली संरचना हमने इस डायग्राम में देखी है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि कोई भी परागकण अगर उड़ के जाता है तो जिस जगह पे वो जाएगा उसे हम वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा बोलेंगे। उसके नीचे ट्यूब के समान संरचना है। अब कई बुक में वैसे एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलती, मगर ये वाली ट्यूब भी दो तरीके की हो जाती है, या तो हॉलो या सॉलिड। अपने सिलेबस में नहीं है तो नहीं बता रहा कैसी होती है। कुछ ट्यूब तो ऐसी होती है जो अंदर से पूरी भरी हुई होती है, ये भरी हुई होगी पूरी अंदर से भरी हुई, इसे बोलते हैं सॉलिड, ठोस ट्यूब बोलते हैं। अपने सिलेबस में नहीं है। कुछ ऐसी होती है जो खाली होती है, तो अपने सिलेबस में है ही नहीं भरी खाली, तो अपन भी नहीं पढ़ाएंगे भरी खाली क्या होती है, अपन ने तो भी सीधा बता दिया। नीचे ट्यूब के समान संरचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। उसके नीचे ऐसे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय फूला हुआ भाग होता है, उसके ऊपर वर्तिका होती है जो जोड़ती है उसको किससे, वर्तिकाग्र से जोड़ती है। ठीक है, इस अंडाशय में दो अंडप, या तो अंडप एक होगा, एक बीजांड होगा, तो उसे हम बोलेंगे आम, गेहूं और धान की फसल में, या फिर हो सकता है एक से अधिक हो, पपीता, ऑर्किड और तरबूज में। तो ये एग्जाम्पल है जो नीट के अंदर अपने सामने डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पूरी संरचना के बाद कहीं ना कहीं मुझे बात करनी है बीजांड के बारे में। अब तो नया टॉपिक बीजांड ही आया, बिल्कुल सर। तो ये एक डायग्राम मैं अभी आपके सामने बीजांड का बना रहा हूं। इस पूरी संरचना में वर्तिकाग्र था, ये वर्तिका था, ये अंडाशय था, अंदर बीजांड दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है। अब इसी डायग्राम को मैं यहां पे ये एरो बना दिया और इसी डायग्राम को ये तुम्हारे सामने ये बना दिया। बताओ कैसा बना है? तुमसे तो अच्छा नहीं बना होगा, मतलब तुमसे अच्छा, मतलब तुम तो बहुत अच्छा बना देते होंगे, मेरे साथ साथ तो मत बनाना। ठीक है, इतना बना लिया। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों के सामने अभी एक डायग्राम दिखाया, ये डायग्राम एग्जैक्टली बीजांड का डायग्राम है, जो मैं आपको पूरा का पूरा अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अब ये क्या है। बट तुम्हें देखना पड़ेगा उसके लिए पूरा का पूरा डायग्राम। ठीक है, यही संरचना को यहां पे दिखा दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इस संरचना में पीछे की तरफ हरा वाला है, हाँ, तो यहां भी देखो एक हरा वाला कलर का बना देता हूं कि आपको आप क्लियर कर सको। ये मान लो हरा वाला ऐसे बना दिया। ठीक है, इस हरे वाले के ऊपर एक पीले से मैं एक संरचना और बना देता हूं। ये क्या होता है अभी बताता हूं। ये तो यहां पे ये संरचना मैंने ये बना दी, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई ना, तो ये पहले एक पीली संरचना हो गई और उसके बाद ये एक हरी हो गई। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, आपको नोट नहीं करना है, आपको बस मेरे बनाए हुए डायग्राम पे फोकस करना है। मैं थ्योरी को डायग्राम से क्लियर कर दूंगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनो, वर्तिकाग्र था, वर्तिका था, अंडाशय था, तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जो आपको हरे रंग से दिख रहा है, क्या मैं इसे अंडाशय की भित्ति बोल सकता हूं? बिल्कुल सर। तो जो सबसे नीचे नीचे मुझे दिख रहा है, ओहो ये क्या है, जो सबसे नीचे नीचे मुझे ये दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं अंडाशय भित्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी वॉल। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट मत करना, डायग्राम को देखते रहना बस। अगर डायग्राम में कोई डाउट हो तो बता देना मुझे। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चले आगे, कोई दिक्कत है? नहीं। ये जो पीले कलर का भाग दिख रहा है, हां, इस पीले कलर के भाग को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। बोलो बात सही है? पीले वाले भाग को, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये भाग है प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं बीजांड व्रंत, और मैं हिंदी में भी नाम लिखूंगा, इसे हम बोलते हैं बीजांड व्रंत।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्यूनिकल। तो प्लेसेंटा के बारे में क्या मैं एक बात लिख सकता हूं? देखना जरा, जो मैं डायग्राम में बता रखा है वही लिख रहा हूं। प्लेसेंटा यह बीजांड ग्रंथ और अंडाशय भित्ति के बीच में पाया जाता है। वाह सर, रटना नहीं है बेटा, रट रहे हो तो गलत जगह आए हो, समझ रहे हो तो सही जगह आए हो। प्लेसेंटा क्या है? यह बीजांड ग्रंथ व अंडाशय भित्ति के मध्य है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत आई क्या कहीं तक भी मेरे डायग्राम में? डायग्राम में कोई भी दिक्कत आई क्या अभी तक? नहीं? पक्का? ठीक। ये क्या है? बीजांड ग्रंथ। इसी बीजांड ग्रंथ में मेरे प्यारों अंदर की तरफ जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है जाइलम और फ्लोएम क्या काम करेगा? पोषण देने का, खाना देने का। तो ये पूरा का पूरा बीजांड है जहां पे बीज बनेगा। इस पूरे बीजांड को भोजन देने का काम एक ट्यूब के समान संरचना करती है जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। वाह सर, मजा आ गया। ये लिख देता हूं। ये क्या है? रटना नहीं है मुन्ना। ये क्या है? ये है जाइलम व फ्लोएम। आप सभी लोगों को पता होगा कि पूरे पेड़ के अंदर मान लो ऊपर की तरफ एक पत्ती है, अब उसको खाना पीना जो भी कुछ चाहिए तो बेटा जड़ी तो अवशोषित करेगी। जड़ के अवशोषण करने के बाद ऊपर तक पहुंचाना है, सोचो तो कौन लेके जाएगा? जाइलम फ्लोएम। याद रखना, आपकी पूरी बायोलॉजी में आगे भी कभी काम शायद आएगा। जल का स्थानांतरण तो जाइलम करता है और भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो फ्लोएम करता है। जल का और खनिज लवण दोनों का स्थानांतरण जाइलम करता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम है जो किसमें पाए जाते हैं? बीजांड ग्रंथ में। तो क्या मैं बीजांड ग्रंथ के बारे में 2 लाइन लिख सकता हूं क्या? बीजांड ग्रंथ का एक सिरा प्लेसेंटा से वह दूसरा सिरा बीजांड से जुड़ा हुआ होता है। वाह सर, पहला पॉइंट आपका मजा आ गया, लिख देता हूं। एक सिरा प्लेसेंटा से वह दूसरा किससे जुड़ा होता है? बीजांड से। बीजांड से जुड़ा। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जो बीजांड को पोषण देने का काम करते हैं। बीजांड है जिसमें बीज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें जाइलम पढ़ा है ना, व फ्लोएम उपस्थित होते हैं जो बीजांड को पोषण देते हैं। बोलो क्या दोनों पॉइंट क्लियर हैं क्या मेरे? मैंने जो भी बात अभी यहां पे लिखी है क्या सभी लोगों को बिल्कुल खोपड़ी में घुस गई है? कहीं दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? पक्का 100%। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, आज का जो अपना सेशन होगा वो इतना प्यारा होने वाला है कि तुम खुद बोल दोगे अर्शी सर डायग्राम से थ्योरी कैसे क्लियर होती है। आपके एनसीईआरटी में भी नहीं होंगे इतने डायग्राम जो अपन बनाएंगे, क्योंकि 12th की बायोलॉजी में, और ये आप सारे बोर्ड के एग्जाम्स में कोई बच्चा दे रहा है तो सब बना के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की तरफ बेटा एक और स्थल पाया जाता है यहां, जिसे हम बोलते हैं हाइलम। क्या 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 क्या? हाइलम। मैं दिखाऊंगा चने के अंदर, मगर यहां पे ये जो स्तर है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हाइलम। क्या मैं बोल सकता हूं हाइलम क्या होता है वो भी समझना। ये जो पीछे वाला घुमाव दिख रहा है ना, ध्यान से सुनना, इधर उधर दिमाग नहीं बेटा। बेटा तू, हाँ अरे तू नहीं तू, हाँ ये मोबाइल में जो तू देख रहा है ना तो उधर साइड में कर। हाँ ये जो तो दोस्त है को डिस्टर्ब कर, मना कर दे, इससे बात नहीं, सामने सुन। ये जो पीछे की तरफ जो घुमाव दिख रहा है, इस घुमाव को हम एक प्यार से, इसके घर पे एक नाम बोला जाता है जिसे हम बोलते हैं रैफी। क्या बोलते हैं? रैफी। ये घुमाव है।
ये जो घुमाव है इसको बोलते हैं रेफी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मुन्ना रेफी। अब तुम कहोगे अर्षित सर ये रेफी क्या होती है? बेटा जो रेफी होती है वो हाइलम, हाइलम ही है, देखो ना हाइलम और बीजांड के बीच में है। बोलो भैया, क्या डायग्राम क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई? पक्का? चलूं आगे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब सुनो, हमारी एनसीईआरटी में इसी चीज का जो डायग्राम दे रखा है वो उल्टा दे रखा है। सब मतलब बताता हूं। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये जो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, ऐसे नहीं बना के, तुम्हारी एनसीईआरटी में इसी डायग्राम को ऐसे नहीं करके क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है, ऐसे। वाह सर क्या बात है, बिल्कुल देखो कोई फर्क नहीं है। मैंने ये डायग्राम ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि मुझे आगे इसी तरीके की डायग्राम की आवश्यकता है, मगर तुम्हारी एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को ऐसे नहीं बना के ऐसे बना रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे पढ़ेंगे, हमें पता है ऐसे क्या होता है, तो कोई लोड नहीं है, ठीक है। अब जरा सुनना, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरी की पूरी संरचना बीजांड थी, हाँ। अगर मैं इसको उल्टा बनाता हूं जो अपनी एनसीईआरटी बोलती है, तो ये वाला भाग क्या आधारी भाग होगा? हाँ सर सही बात है, बहुत बढ़िया। इसे बोलते हैं चैलेजल एंड। क्या बोलते हैं? चैलेजल एंड, आधारी भाग। ओके, तो ये अपना आधारी भाग तो ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि अपन एक डायग्राम ऐसा बनाया ना, बार बार आपकी एनसीईआरटी डायग्राम चेंज करेगी, मैं नहीं चेंज करूंगा। तो ये वाला जो भाग अपन ने ऊपर बनाया है इसे बोलते हैं आधारी भाग, जिसे हम बोलते हैं चैलेजल एंड। क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर आधारी भाग तो आधार में होगा ना, आपने कहां सर हवा में लटका दिया यार आशीष सर, यार आपने बेटा इसलिए लटका दिया क्योंकि ये डायग्राम ऐसा अपनी एनसीईआरटी ऐसा मानती है, मगर एनसीईआरटी कभी यूं करेगी कभी यूं करेगी, तो मैंने एक ही डायग्राम रखा जो ये है। कहां गया? जो ये है, ठीक है ठीक है। नीचे वाला जो खुला हुआ भाग है, हाँ, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड। बीजांड द्वार, द्वार का मतलब क्या होता है? द्वार का मतलब जहां से कोई चीज अंदर जाए, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड। बताओ मेरे प्यारो, मजा आ गया क्या? इस डायग्राम के बाद मैं लिटरली चाहूंगा कि आप लोग लिटरली इसको बहुत अच्छे से डायग्राम को देखें, तभी मजा आएगा। चले? पक्का? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, मजा आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी ऐसा बोलती है, क्योंकि मैंने इंग्लिश के वर्ड क्यों लिखवाए हैं वो बता देता हूं। एनसीईआरटी कई जगह पे ऐसा बोलेगी आपसे, इसको बोलेगी सी, इसको बोलेगी एम। तो कोई बोलेगा एम का मतलब, तो एम का मतलब है ये रहा माइक्रोपाइलर, और सी का मतलब, सी का मतलब है चैलेजल। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या सी है और क्या एम है। बोलो क्या मेरे प्यारो, क्या बात, पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, बीजांड में दो कवरिंग आपको दिख रही होगी, एक तो ये कवरिंग, एक ये कवरिंग, ये बाहरी, ये आंतरिक। अरे तुम देखो ना डायग्राम में, यहां मेरी तरफ मत देखो, बीजांड में आपको दो तरह की कवरिंग दिख रही है, एक दिख रही है बाहरी अध्यावरण, एक दिख रहा है आंतरिक अध्यावरण। बिल्कुल सर, अब मैं भी लिख देता हूं ना बेटा, जो दिख रहा है उसको तो लिखने में क्या हर्ज है। ये लो, ये है बाहरी अध्यावरण, ठीक है, ये है आंतरिक अध्यावरण। पहले बताओ ये दोनों बात क्लियर है? हाँ ठीक है। मगर मैं आपको बोला था इंग्लिश के वर्ड जरूर याद रखना। ये हो रहा है आउटर इंटैग्यूमेंट, और ये होता है इनर इंटैग्यूमेंट।
बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया क्या? बीजांड में दो प्रकार के कवर मिल रहे हैं, एक ऐसा कवर जो बाहर की ओर है, भारी हो गया, एक ऐसा कवर जो अंदर की है, वो आंतरिक हो गया। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब ये जो भारी अध्यावरण होता है ये बाद में टेस्टा बनाता है, आंतरिक वाला टैगमन बनाता है। बीज का आंतरिक आवरण, बीज भी तो बनेगा बीज। बेटा असली काम हम लैंगिक जनन के द्वारा क्या बनाएंगे? तोता थोड़ी बनाएंगे यहां पे। अबे कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूं मैं? लैंगिक जनन। लड़के का डायग्राम बना दिया, लड़की का डायग्राम समझा रहा हूं, तो लैंगिक जनन जब होगा तो आगे तोता थोड़ी ना बनेगा। लैंगिक जनन होगा तो कोई तो बनेगा, इंसान कुछ तो बनेगा। तो ये कुछ बना रहा हूं मैं, ठीक है? समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया। बाहरी अध्यावरण बनाता है टेस्टा। अरे अलग कलर लेता हूं। ये क्या काम करता है? बीज को संक्रमण से बचाता है कि बाहर से कोई भी बीज को खराब नहीं करे। ओहो सर बहुत बढ़िया, लिख देता हूं ना बेटा। बढ़िया क्या है? बीज को संक्रमण से बचाता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अंदर वाला जो भाग है ये बीज का आंतरिक कवर या आंतरिक परत बनाती है। ये बनाता टैगमेन। ऊपर वाला टेस्टा बनाता है, इसे बोलते हैं टैगमेन, जो क्या होता है? बीज का आंतरिक परत, बीज की आंतरिक परत। बोलो डन है? कोई दिक्कत आई यहां तक? मजा आ गया दोस्तों इस डायग्राम में? सही से बताना, डायग्राम में मजा आया क्या? पक्का? ठीक है सर। अब चलेंगे बेटा, बनाना तो बहुत कुछ है। तुमको लग रहा होगा अर्चितर हो गया क्या? अरे बेटा डायग्राम बेटा एनसीईआरटी, मतलब मेहनत लगती है बेटा, थोड़ी सी मेहनत लगती है तो आपको खुद को समझ में आ जाता है कि हर्षित सर मेहनत तो लिटरली डायग्राम बनाने में आप मेहनत करते हो, मगर सर डायग्राम से थ्योरी क्लियर हो जाती है। क्योंकि जिस दिन तुम ये वाला चैप्टर अपने स्कूल में पढ़ोगे ना, या कहीं पे भी पढ़ोगे, या किसी से भी तुम पढ़ोगे, मैं लिटरली आपसे कह रहा हूं कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको खुद को लग जाएगा कि मैंने ये डायग्राम आपको बनाया क्यों है। दोस्तों पता है मुझे भी बहुत मुश्किल लगती थी बॉटनी हमेशा, और मुझे बॉटनी मुश्किल इसलिए लगती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार इतना सब कुछ कैसे याद करूंगा। फिर मुझे कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज दिखी, मतलब ये मान लो, मुझे लगा कि यार नहीं, अगर आपको सच में थ्योरी से बचना है तो आप कहीं ना कुछ इस्तेमाल तो कर सकते हो। मतलब सीधी सी बात है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अरे तुमने सुना नहीं क्या? मतलब कई सारे बच्चे यूं कहते हैं ना, ओहो हमें समझ में नहीं आया, क्या क्या कह रहा है हर्षित सर की मैथ नहीं समझ में आई। बेटा मैथ तो मेरी खुद की खराब है, तुझे क्या नहीं समझ आई? मुझे नहीं समझ आती मेरी मैथ तो। हाँ मगर जो तेरे को थ्योरी वाले पॉइंट में पढ़ा रहा हूं ये तेरे को समझ में आएगा। अब वो तू कैसे समझ रहा है वो तेरे हाथ में, मगर मैं तेरे से कह रहा हूं बस एक बार मेरे से बढ़िया तरीके से देख ले जो मैं पढ़ा रहा हूं। मजा नहीं आए तो बता देना, सही बात है ना? मजा क्या होता है? कुछ बच्चे कहते हैं हर्षित सर मजा नहीं आ रहा। बेटा डांस थोड़ी ना करूंगा मजा नहीं आ रहा तो। मैं तो बस पढ़ाने आया हूं, पढ़ा सकता हूं, क्यों? सही बात है ना बेटा? हाँ आज एक सर से मेरी बात हुई, जब हम कोटा में रहते थे साथ साथ, तो सर मेरे से पता क्या बोलते थे कई बार? मैंने कहा हाँ यार हर्षित सर बड़े नॉटी हो रहे हो आप। मैंने कहा क्या? बड़े नॉटी हो रहे हो आप। अरे मैंने कहा नॉटी क्या होता है इसमें? अब गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खाने के बाद अगर एक पपड़ी मान ली तो क्या नॉटी होना होता है? ये नहीं। ये देखो ये बढ़िया लग रहा है ना? हाँ इसे बोलते हैं न्यूसिलस। क्या क्या क्या? न्यूसिलस बीजांड का है, ये पूरी की पूरी न्यूसिलस है। बोलो पोषण देने का काम करती है ये। क्या? पोषण देने का। बीजांड काय बोलते हैं जो पोषण देने का काम करती है। सही है सर, मजा ही मुझे। बोलो डन है? कोई दिक्कत? मैंने ये डायग्राम आज आपको जिस चीज का बनाया है वो डायग्राम है बीजांड का।
बीजांड को इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। आज मैंने इसका डायग्राम आपको बनाया है। मैं इस डायग्राम को देख के आपको एक बात श्योर कर रहा हूं कि इसके बाद अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे ख्याल से अब जो मैं डायग्राम समझाने जा रहा हूं वो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने इससे पहले वाले डायग्राम के अंदर, थ्योरी के अंदर आपको ये वाली चीज बताई थी। मैंने आपको कहा था वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो बच्चा अभी लेट आया है क्लास के अंदर, उस बच्चे को मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर लेट आए हो तो थोड़ा सा समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। कोई ग्रीन टी पिएगा? नहीं ना, बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली वेट कम करने में लग रहा हूं, मगर दोस्त बहुत मुश्किल होता है वेट कम करना। अब सोचो दोस्त, वेट कम करना कितना मुश्किल होता है। आप अपने घर के बाहर निकले, गोलगप्पे वाला खड़ा है, आपको सुरसुरी नजरों से आपको देख रहा है। आप निकल गए बेटा जिम से, मगर वो गोलगप्पे वाला आपको यूं देख रहा है, आओ ना प्लीज प्लीज, मैं आपके लिए गोलगप्पे बना के लाया हूं। वहां अंदर तुम जिम लपेट के आए हो, मगर बाहर गोलगप्पे वाले को देख के अगर आप निकल गए बेटा सामने से, क्या बीतेगी उस गोलगप्पे वाले पे। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है कि अर्चित सर मैं आपका गाइड बन जाऊंगा, आपको पतला करने की जिम्मेदारी मेरी। अरे मेरे लाल, करेंगे बेटा करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब आ जाओ जरा टॉपिक पे चलते हैं। मैंने वर्तिका और अंडाशय के बारे में बताया। अब इस अंडाशय के अंदर कुछ संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल, बीजांड, जिसमें बीज बनेंगे। ऐसी संरचना होती है वो। तो इस संरचना को जब आप माइक्रोस्कोपिक ग्लास में देखोगे तो इस संरचना को मैंने ऐसे करके आपको बड़ा कर दिया। सर बिल्कुल सही है। जब इस संरचना को आपने बड़ा किया है तो बड़े करने के बाद इससे इसको मैच कर लो, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे अंडाशय की भित्ति होती है जो हरे कलर की दिख रही है। इसके ऊपर प्लेसेंटा दिख रहा है, आपको पता है। उसके पीछे ट्यूब के समान संरचना दिख रही है, आपको पता है। उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जाते हैं, सब कुछ आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा होती है ये एक ऐसी संरचना होती है जो इस वाले ट्यूब के समान भाग को और अंडाशय की भित्ति को जोड़ने का कार्य करती है। बीजांड व्रंत जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये जाइलम और फ्लोएम लेने का काम, यानी कि नरिशमेंट देने का काम, पोषण देने का काम कर रही है बीजांड को। ठीक बात है। अंदर की तरफ यहां पर बहुत सारी चीजें पाई जाती है। रेफी पाई जाती है, जो रेफी, ये रेफी क्या काम करेगी, ये हाइलम और बीजांड के मध्य में कहीं ना कहीं संरचना आपको दिख रही है। ये पूरी की पूरी संरचना में दो कवर है, एक भारी अध्यवरण, एक आंतरिक। भारी अध्यवरण को आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। आगे जब बीज की संरचना बनाऊंगा तो ये चीज वापस बताऊंगा, तब मुझसे पूछना ये कैसे, बीज का आवरण कैसे बनेगा, यहीं से ही बनाऊंगा। ये तो अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा तैयार कर दे रहा हूं रॉ मटेरियल, फिर बनाऊंगा बेटा गोलगप्पे। अंदर की तरफ बहुत सारी कोशिकाएं जिसे बीजांड का यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक कैसा भी कोई भी डाउट किसी को भी नहीं है तो ये लो, चैट बॉक्स तुम्हारा कर दिया ऑन, डन है। कोई भी दिक्कत यहां तक? चल सकते हैं क्या? कोई परेशानी तो नहीं है? क्लियर है? बिल्कुल डन है ना? बहुत बढ़िया, अति उत्तम, जबरदस्त, जिंदाबाद और शानदार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इजी है ना? ठीक है, अब सुनो, ये पूरी संरचना में अगर आपने ये संरचना बना ली है पूरी, तो इस संरचना को बनाने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि एग्जैक्टली हमने अभी तक क्या क्या चीज देख ली है यहां पर। उससे पहले कहीं ना कहीं एक बार आप लोगों को सलेंड करके आप लोगों के डाउट्स मैं देख लेता हूं। रिसेंट डाउट्स में है, एक बार रिकैप कर दो। ठीक है, क्या हाइलम को नाभिक? हाँ, नाभिक भी बोलते हैं, बिल्कुल। डायग्राम रिपीट कर दो, बिल्कुल। प्लेसेंटा क्या 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 मैं बताता हूं, 3D देखना दिखा दूं, बिल्कुल। प्लीज रेफी क्या होती है, बहुत बढ़िया। टेस्टा क्या होती है, बीजांड का बिल्कुल बेटा। अब मेरी बात सुनो जरा, आपने अभी बोला बीजांड का क्या काम है। देखो, एक डायग्राम में मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये बता तुम भी जानते हो। इसके अगले ही पार्ट में अपन इस पूरे के पूरे बीजांड का डायग्राम बताऊंगा। वैसे तो मैंने काम लिख दिया, पोषण देने का काम करता है। कैसे करता है वो तो मुझे बताना है, अभी मैंने बताया ही नहीं, पहली बात तो ये। अब सुनो,
इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले नीचे ही नीचे अंडाशय भित्ति पाई जाती है। एक ऐसी भित्ति होती है जिसे प्लेसेंटा पाया जाता है। आप में से कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे प्लेसेंटा का रोल क्या होता है। बेटा आप लोगों को पता होगा, नाल बोलते हैं हिंदी में इसे। आप लोगों को पता होगा कि जब आप पैदा होते हो ना, तो आपकी टूंडी नहीं होती, टूंडी पेट के अंदर टूंडी होती है, टूंडी, हाँ टूंडी जानते हो ना, हाँ। तो जो टूंडी होती है ना, इस टूंडी से आप अपनी मम्मी से जुड़े हुए रहते हो। तो तुम्हारी मम्मी तुमको जब तक पैदा करती है तब तक तुम्हें पोषण प्रदान करने का काम इसी टूंडी से करती है। यही टूंडी है जिससे मम्मी तुम्हें पोषण देती है, ले बेटा खा, ले खा, ऐसा ये टूंडी होती है। तो ये इसका भी कोई अलग काम नहीं है। ये काम क्या कर रही है, अंदर से जो पोषण आ रहा है वो सारा पोषण लेके इस बीजांड व्रंत को देने का काम कर रही है, बस इसका और कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अब सुनो, ये वाली जो संरचना है ये ट्यूब के समान है, दिख रही है। इस संरचना के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है जो कि पोषण देने का काम करेगा। किसको? इन सबको। क्यों? क्योंकि आगे अभी मुझे बीज बनाना है। समझ में आ गई बात? काम क्यों हो रहा है? बीज बनाना है, बीज ही तो बनाना है। लैंगिक जनन के द्वारा क्या बनेगा? चाउमीन थोड़ी बनेगी इससे, बीज ही तो बनेगा, तो बीज बनाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया। यहां पे पूरी की पूरी ये जो संरचना दिख रही है, इस पूरी संरचना को वे अंदर जो छोटी छोटी कोशिका दिख रही है, इसे हम बीजांडकाय बोलते हैं, जो पोषण देता है। किसे देता है? टू बी कंटिन्यूड, चल रहा है वो, ठीक है। जब इस पूरी संरचना से बीज बनेगा, हाँ, तो बीज बनने के लिए बीज का एक बाहर का आवरण होगा, एक अंदर का आवरण। बाहर का आवरण को बोलते हैं हम टेस्टा, अंदर के आवरण को बोलते हैं टेगमेन। बहुत बढ़िया। यहां पे दो एंड है, चेलेजल जिसे हम बोलते हैं आधारी, माइक्रोपाइलर जिसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्यों है ये समझना। लड़का जो आएगा ना, लड़का बारात लेके, आज मेरे यार की शादी है, तो बेटा ऐसा थोड़ी होता है। अरे शादी में बुलाया किसी ने कभी? कैसी बात कर, शादी में? तो शादी में बुलाया तो बेटा जिस मैरिज होम में शादी होगी उसमें ही तो बारात लेके जाओगे। बेटा तुमने कभी ऐसा देखा है बाराती आ रहे और डोली कूद कूद के आ रहे, ओले चल चल चल, ओले चल, नहीं ना। मेन गेट से एंट्री होगी बेटा। अरे बारातियों का स्वागत है, ये करा जाएगा। तो बाराती आएंगे ना, तो बाराती नॉर्मल बाराती तो वहां से भी आ सकते हैं डोली कूद के। बेटा ये तो बाराती के ऊपर डिपेंड करता है वो कहां से आ रहा है। नॉर्मली जो बाराती आएगा, बाराती कौन? लड़का। तैयार कर दिया था लड़का। कौन सा सर, कौन सा लड़का? अरे परागकण, ये जो यहां पे टिका था, ये यहां तक आएगा, अंदर तक। तो जब ये परागकण अंदर तक आएगा तो बेटा ऐसा थोड़ी डोली कूद के आएगा, आ भी सकता है डोली कूद के, तो दूल्हे के ऊपर डिपेंड करता है दूल्हा कैसा है। मगर नॉर्मली जो बाराती होगा वो ऐसे आएगा, यहां से यूं आके यहां से यूं आएगा। तो क्योंकि जो ये जो रास्ता है ये बन रहा है, पराग नलिका बोलते हैं, बन रही है, इसे ही हम बीजांड द्वार कहते हैं बेटा। तो बीजांड द्वार मतलब द्वार का मतलब गेट। गेट से कौन आएगा? दूल्हा। बाबू मैं आ गया हूं, बाबू आ गया हूं मैं, ऐसा। ये सही दूल्हा है जो बिल्कुल बीजांड द्वार से आएगा बेटा। इधर उधर से नहीं एंट्री लेगा, यहां से आ रहा है डोली कूद के आ रहा है, ले चल ये भाई साहब बीच में से डोली कूद दिया है, नहीं तो पीछे वाले गेट से आ रहा है, नहीं, गलत बात बेटा। ये भी है, बस यही है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अब तो डाउट नहीं है बेटा, अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। और भी किसी, वैसे पूरा डायग्राम मैंने क्लियर कर दिया है। वैसे अंडा और बीजांड अलग अलग है। बीजांड में बनाऊंगा अभी, इसमें बीजांड अंडा बिल्कुल अभी बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ बस। ओवरी वॉल कहां से जुड़ा होता है बेटा? देखो ओवरी वॉल तो ये रहा, ये कहां से नहीं, तो यही है। इसके बाहर तो कुछ नहीं होगा, इसके बाहर तो फूल की और संरचनाएं होंगी ना बेटा। क्लियर है? हंड्रेड परसेंट मेरी बात क्लियर है ना बेटा? मजाक मत करो, देखो सीरियसली मोड पे पढ़ो। तुम मजाक करते करते फिर मजाक कर जाते हो। तुम कहते हो सर मजाक, मैं थोड़ा बहुत मजाक इसलिए कर लेता हूं कि तुम बोर नहीं हो जाओ, बाकी तो ठीक है। चले पक्का? डन कर दो। डन है ना? ओके। 3D डायग्राम बेटा, 3D भी दिखाएंगे अभी। बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, आ मेरी लाल। चले अब सुनो बेटा, जब हमने इतना काम कर लिया तो हमें एक काम और करना है।
वो हमें करना है बीजांड का परिवर्धन या इसे बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। अगर आपको याद है तो मैंने आपसे बोला था मैंने एक लड़के का निर्माण किया था, बिल्कुल सही बात है। मैंने एक लड़की बनाई है अभी, बिल्कुल सही बात है। तो आखिर ये लड़की कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, वो अपन को देखना है आज वाले इस वाले डायग्राम में, जिसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, क्या होता है गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो गुरु बीजाणु होते हैं, ठीक है, मात्र कोशिका, इससे हमें निर्माण करना है गुरु बीजाणु का। सामने देखते रहना, नहीं तो बीच में अटक जाओगे तो फिर मेरे से कहोगे अच्छी सर ये क्या हो गया। इसलिए बोल रहा हूं विभाजन कौन सा होगा? अर्धसूत्री। बोलो बात सही। इसे हम बोलते हैं मेगास्पोर, मदर सेल। सही। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका एमएमसी। ये होता है मेगास्पोर। क्योंकि अंड कोशिका बड़ी होती है इसलिए उसे मेगा बोलते हैं। शुक्राणु छोटा होता है इसलिए हम उसे माइक्रो बोलते हैं। तो जब मैंने लड़के का निर्माण किया था तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लड़की का निर्माण कर रहा हूं तो मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी एमएमसी। बोलो क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? चला दूं गाड़ी आगे? बहुत बढ़िया, मतलब देखो गाड़ी आगे चलेगी तो मजा आएगा। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। ये सारा काम अपना हो गया, यहां तक अपन ने सारा पढ़ लिया। इस आधारी भाग को कई जगह पे निभागी द्वार भी बोलते हैं, तो निभागी द्वार भी याद रखना। निभागी भाग या द्वार, कुछ भी जो तुम्हारा मन हो। ठीक है, आओ चालू करूं जरा, ये क्या होता है समझने की कोशिश करोगे? ठीक है सर, देखो ये जो डायग्राम बना रहा हूं ये डायग्राम तुम कहीं देखोगे भी नहीं, इसलिए बोल रहा हूं यहां पे देख लेना भाई। अरे देखो भाई, ये बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, अगर डायग्राम अगर मेरे साथ साथ नहीं मत बनाना, मैं फिर बोल रहा हूं, मना करता हूं तो मान लिया करो, मत करना। मेरे साथ साथ नहीं बनाना है आपको, आपको बस समझना है जो मैं बना रहा हूं, बस इसको समझना है आपको। देखो चीजों में परेशान तब रहोगे जब मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी बात मानोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं बस मेरी बात को फोकस करते रहो। तुमने जो जो बोला क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ करवा दूंगा, मगर मेरी बात को पहले फोकस करो भाई। नोट मत करना, बाकी तुम्हारी इच्छा भाई, अब मैं तो बोल ही सकता हूं, इच्छा है बाकी तो। कुछ मानते भी है ना, कुछ नहीं भी मानते बात, पता नहीं क्यों नहीं मानते वो। कुछ ऐसे है जो नहीं मानते भाग, वो पता नहीं क्यों नहीं मानते बात। मैं तो कहता हूं भाई बात मान लो मेरी। नहीं हर्षित सर हम तो नहीं मानेंगे। अब बेटा मत मानो फिर, मैं तो बोलता हूँ भाई मान लोगे तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे। बाकी भाई तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्यों, सही है ना? मत नोट किया करो यार, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तुम्हारे 11th वाले जब टॉपिक के अंदर तुमने खुद ने भी देखा कि कितना प्यारा लग रहा था आपको, तो बेटा ये तो 12th वाले टॉपिक है तो और भी मजेदार है। आप सच में ये कह दोगे कि हर्षित सर सच में बहुत बहुत प्यारा है, बहुत इजी हो गया ये तो। हमें लग रहा था कि थ्योरी बहुत मुश्किल है, मगर आपने डायग्राम से थ्योरी करवा दी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अपन ने कितनी सारी थ्योरी बचाई है। मैं थ्योरी भी आपको लिखवा रहा हूं, वो वाली बात नहीं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको थ्योरी से बचा लो। इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ के देखना जरा, खुद मेरे से कह दोगे हर्षित सर आप सही बोल रहे हो, इस चैप्टर की थ्योरी बहुत मुश्किल है, ये चैप्टर की थ्योरी बहुत मुश्किल है, आप खुद मेरे से कह दोगे। ठीक है, मगर तो ध्यान रखना, आप सुनो।
ताबड़तोड़ डायग्राम है, कलरफुल कलरफुल। सुनो, ये वाला डायग्राम देखा था, इसको मैंने कवर कर दिया, अंदर ब्लू ब्लू बना दिया, ऊपर की तरफ सी, नीचे की तरफ एम। क्या लिख दूं? अरे सर बहुत बढ़िया। लो, ये तो कभी भी लिखूं तो समझ जाना, ये सी लिख दिया, ये एम लिख दिया, तो कोई भी पूछेगा नहीं सी और एम क्या है। एम वो वाला स्थल है जो माइक्रोपाइलर है, जहां से चीजें अंदर आएंगी। ये रहा, ये एम, खुला हुआ एम है, बंधा हुआ सी है। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? पहले डायग्राम देखो कि पहला डायग्राम जो मैंने बनाया है वो क्लियर है क्या? मैं बोल रहा हूं मैं डायग्राम से ही थ्योरी क्लियर कर दूंगा। बोलो बात सही है? ठीक है सर। सबसे पहले अंदर की तरफ जितनी भी कोशिका है, ये कौन सी कोशिका है हर्षित सर? ये है बीजांड का, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं न्यूसेलस। पहला काम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या लगता है कि मतलब देखो क्लास 11 से कितना टच लेते हैं अपन, वो समझा रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें कभी भी अर्धसूत्री विभाजन करना है तो उससे पहले सारी की सारी कोशिका द्विगुणित होती है? जिन बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी है, फिर से दोनों कान खोल के मेरी बात सुनना। तुमने क्लास 11th का एक टॉपिक पढ़ा था जिसे हम बोलते थे अर्धसूत्री विभाजन। हमने पढ़ा था कि अगर एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो उससे बनने वाली जो कोशिका होगी, उस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 10-10 रह जाएगी। यही था अर्धसूत्री विभाजन। और इससे हम लोग नर और मादा कोशिका का निर्माण करते हैं, क्योंकि जैसा तुम्हारे अंदर है वैसा ही पादप में भी है। पादप को भी यही काम करना है, पादप को भी नर बनाना है, फिर नर के बाद मादा का निर्माण करना है, ऐसा ही करना है। ठीक है, हम लोग ये चीज जानते हैं कि जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तब तक सारी की सारी कोशिका द्विगुणित रहती है। तो ये जितनी भी कोशिका यहां पे मैंने बाप को बनाई है बीजांड का है, ये द्विगुणित यानी कि 2n है, द्विगुणित है, क्योंकि अभी तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, मैं फिर से समझा दूंगा, मगर मेरी बात को सुनोगे तो ही समझ में आएगा। फिर बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी 2-3 स्टेप खा गई, मैं नहीं खाऊंगा, मैं डीप से पढ़ाऊंगा, चाहे 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जो एनसीईआरटी खा गई वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जरा बात मत करना, मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी तो काम आपका है। देखो, ठीक है, अब सुनना। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की कुछ कोशिका अपना आकार बढ़ाती है और आर्किस्पोरियल कोशिका का निर्माण करती है। देखो जरा, यहां पे देखना, मैं लिख रहा हूं, सब कुछ लिख रहा हूं। देखो यहां पे माइक्रोपाइल, एम लिख दूं, बस एम से समझ जाओगे, के तरफ की कोशिका के आकार में वृद्धि। ठीक है सर, करो ना, बता, सब बताऊंगा। ये ले बेटा, अरे ये क्या कर गया मेरी यार, ये नहीं हटाना। ठीक है, यहां पे एक कोशिका के आकार में वृद्धि हो जाती है, तो ये एक कोशिका मैंने बना दी, कोई दिक्कत नहीं। इस कोशिका को आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। अरे सर गजब, लिख देता हूं एरो। वृद्धि के बाद बोलो किसका निर्माण होगा? आर्की स्पोरियल कोशिका। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी कभी कभी कमी हो जाती है, वो बीच में से एक स्टेप खा जाती है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसा बता दूंगा कि कल को नीट के एग्जाम में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम रटो नहीं, तुम्हें समझ में आ जाए। मैंने क्या लिखा है मैं पहले बोल देता हूं। ठीक है, माइक्रोपाइलर सिरे की कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और आकार में वृद्धि करने के बाद यह आर्किस्पोरियल कोशिका बनाती है। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत नहीं सर, मजा आ गया सर, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनते रहना बस। ठीक है,
अब बड़ी हो गई कोशिका, बिल्कुल। अब समसूत्री विभाजन कर दो इसी कोशिका में। इस कोशिका का नाम क्या था? आर्किस्पोरियल कोशिका। अब इसी आर्किस्पोरियल कोशिका में तुम लोगों को समसूत्री विभाजन करना है। मैं अभी कर देता हूं, कॉपी करो, आगे ले लो। ले लिया, ठीक है। जो काम का नहीं हो उसे तो हटा देता हूं, ठीक है। क्या लिख रहा हूं? एरो में देखना, बस एरो में। मैं तुमसे फिर बोल रहा हूं, तुम खुद एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ोगे, कह रहे सर मजा आ गया। देखो, आर्किस्पोरियल कोशिका में लिखना पड़ेगा बेटा, क्या करूं, मगर लिखूंगा मैं बढ़िया थ्योरी लिखूंगा। आर्की स्पोरियल कोशिका में समसूत्री विभाजन। समसूत्री जानते हो? जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी और दोनों कोशिका में गुणसूत्र समान रहेंगे। बहुत बढ़िया, नीट के अंदर क्वेश्चन आता है यहां से। लो, ये बन गई कितनी कोशिका? दो। मैं भी अलग अलग कर देता हूं। एक कोशिका ये नीचे वाली, और एक कोशिका ये ऊपर वाली। बोलो बात सही है? नीचे वाली कोशिका को बोलते हैं प्राथमिक पैराइटल कोशिका। प्राथमिक पैराइटल कोशिका। ऊपर वाली को बोलते हैं प्राथमिक स्पोरोजेनस कोशिका। प्राथमिक स्पोरोजेनस कोशिका। बेटा मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी काम नहीं करेगा, तुम्हें कसम है तुम्हारे गर्लफ्रेंड की, तुम्हारे होने वाले बॉयफ्रेंड की, यहां देखना, हस्बैंड, किसी की भी कसम है, यहां देखना। बीजांड कहेगी सारी कोशिका द्विगुणित थी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनते हैं यहां से, बच्चा रटता है, रटना ही नहीं है। यहां देखो, हाँ, क्योंकि जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं करोगे तब तक सारी द्विगुणित ही रहेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। इनमें से एक कोशिका बड़ी हो गई आर्किस्पोरियल। हाँ सर। क्या वो कोशिका द्विगुणित थी तो जो कोशिका ये भी द्विगुणित होगी? बिल्कुल सर। समसूत्री विभाजन जब आपने करवाया तो जो दो कोशिका बनेगी वो भी द्विगुणित होगी? बिल्कुल सर। बोलो बेटा, क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? क्या मजा आ गया? क्या बता देना, मेरी बात बिल्कुल सही है क्या? कहीं कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा 1% भी। डन है? क्लियर है? अब सुनो, जो प्राथमिक पैराइटल कोशिका है ना, इसका तो छोड़ो, इसका तो कोई काम है ही नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, छोड़ो। जो प्राथमिक स्पोरोजेनस कोशिका है ये अपना आकार बढ़ाती है। अरे सर क्या बात है, देखो ना, तुम ध्यान से देखो डायग्राम। मैं कह रहा हूं डायग्राम देखोगे तो मजा आएगा। तुम कहोगे एनसीईआरटी की थ्योरी सर आपने डायग्राम है, और बोर्ड के एग्जाम में ये डायग्राम बना के आना। बन गया ना? हाँ। इससे एक एरो यहां पे ले देता हूं ना, ठीक है। पहले तो दोस्त इसमें ये करना, गोले गोले दिल में डोले डोले, अरे गोले गोले दिल मेरा डोले डोले, अरे गोले गोले दिल मेरा डोले डोले। क्या करना है सुनो, एरो बनाएंगे, सब करेंगे। आय सर मजा आ रहा सर। अरे ये क्या चल जाता है यार, मैं साला हटाता किसी और को, ये हट जाता है यार। देखो, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। एरो बना दूं क्या? सर बना दो ना एक एरो। ये लो मेरे लाल, कर देते अपन कमाल। ये रहा एरो। क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। प्राथमिक स्पोरोजेनस कोशिका जो होती है, हाँ, यह अपने आकार में वृद्धि करके एमएमसी का निर्माण करती है। सर लिख दो, लिख दो हर्षित सर, लिख दो। लो, प्राथमिक स्पोरोजेनस कोशिका, यहां लिख देता हूं, प्राथमिक स्पोरोजेनस कोशिका से एमएमसी
का निर्माण। सब जानते हो एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। देखो ये क्या है, ये है एमएमसी, यानी कि इंग्लिश में गुरु बीजाणु मेगा स्पोर मदर सेल। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? डन है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सर गजब बात बोल दी, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन। अरे सर क्या बात कर रहे हो? अरे बेटा करो ना, लिख दो एमएमसी में थ्योरी खत्म बेटा। यही थ्योरी में लिख के आना तुम, डायग्राम बना के। अर्धसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री वजन से कितनी कोशिका बनती है? सर अर्धसूत्री वजन से तो अर्षिता 4 बनती है ना, एक से। हाँ बेटा सही, तुम सही तो हो, तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मेरे से क्या पूछते हो? सब पढ़ा हुआ है तुमने। एक अर्धसूत्री वजन से कितनी कोशिका बनती है? 4 बनती है, काहे लोड लेते हो? एमएमसी में अर्धसूत्री वजन कर दूं, एक से कितनी कोशिका? 4 बना दो ना, क्यों टेंशन है? लो 4, मगर एक तो बड़ी रखना, ठीक है, और 3 बेटा छोटी रखना। अरे क्या हो गया? हाँ सही है, एक बड़ी रखना, ठीक है, और 3 बेटा छोटी रखना। 1 2 3, बनती तो 4 है, मगर एक बड़ी 3 छोटी। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? मजा आ गया? कोई दिक्कत? पक्का? सर जबरदस्त, अब आ जाओ। अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तुमको मजा आ जाएगा। तुम कहोगे अर्षित सर क्या बात है, इसकी थ्योरी तुम्हारे सामने यू थ्योरी हो जाएगी ऐसे। तुम्हें लिखना है, नहीं तो मेरे से कहोगे मैं भी लिख दूंगा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, पहले ध्यान से सुनना। 4 दिख रही है, हाँ, एक अलग और 3 अलग। हाँ सर ऐसा क्यों, बताता हूं। ये तो कार्यशील है, एक तो कार्य करती है मेन, तो ये जो है ये तो है कार्यशील गुरु बीजाणु, ठीक, बहुत बढ़िया। ये जो तीनों है, हाँ, ये सहायता देती है इस गुरु बीजाणु को। करे ले बहन, तू रख ले बहन, बहन मैं क्या करूंगी इसका, बहन ये मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए पड़े, बहन तू रख ले, बस ऐसा है। ये है सहायक गुरु बीजाणु। कार्यशील को बोलते हैं वर्किंग मेगास्पोर, और सहायक को बोलते हैं हेल्पफुल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, डीजनरेट भी बोल सकते हो। डीजनरेट जो खत्म हो जाएंगे, मेगास्पोर। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या मजा आ गया थ्योरी में? बोला था ना डायग्राम से थ्योरी उड़ाएंगे अपन। क्लियर है? मजा? ठीक है। अब आपको याद है मैंने आपको पीछे वाले डायग्राम में एक बात लिखवाई थी, क्या? कि जो बीजांडकाय होते हैं वो पोषण देने का काम करते हैं। किसको पोषण देंगे? बीजांडकाय। तो ये जितने भी बीजांडकाय है ना, ये सारे के सारे कार्यशील गुरु बीजाणु जो होता है इसको पोषण देने का कार्य करते हैं। बीजांडकाय कार्यशील गुरु बीजाणु सॉरी पोषण प्रदान करते हैं। बोलो मजा आ गया? आओ जरा एक बार रैंडम में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। असली चीज ये थी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज जो अपना बेसिक जो मोटिव था, वो मोटिव ये था कि हमको आखिर किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से तैयार करना है एक नया कुछ भी, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आज हमने लड़के को पढ़ लिया था, आज हम पढ़ रहे हैं लड़की के बारे में। लड़की के बारे में बात की जाए तो वर्तिका, अगर वर्तिका और अंडाशय 3 चीज होती है, जैसा कि आप अपने डायग्राम में देख रहे हैं।
जो वर्तिकाग्र होती है ये ट्यूब के समान संरचना होती है, मतलब ऊपर संरचना होती है वर्तिकाग्र, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण आता है। उसके नीचे की तरफ एक और संरचना होती है जिसे वर्तिका बोलते हैं। यह वर्तिका एक ऐसी संरचना होती है जो ट्यूब के समान संरचना होती है, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। इसमें एक अंडाशय गुहिका पाई जाती है। जो अंडाशय गुहिका होती है उसे ओवरी कैविटी लोक्यूल बोलते हैं। कई लोग अभी कंफ्यूज हो रहे थे बीजांड में बीजांड काय में, तो थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे ख्याल से कल वाले लेक्चर में वो वाली जो प्रॉब्लम है ना वो भी क्लियर हो जाएगी। बट दोस्त एक बात को आप समझो, अपन एक ही लेक्चर में सब कुछ क्लियर नहीं कर सकते, धीरे धीरे टॉपिक वो वाली चीज आएगी ना जहां पे मैं वहां पे उसको उड़ा दूंगा। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अपन को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना, नहीं रहेगा, टेंशन फ्री रहो। नर में कोई कंफ्यूजन था नहीं ना, तो मादा वाले पार्ट में भी अपन कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब जब वर्तिका अंडाशय होता है तो अंडाशय के अंदर कहीं ना कहीं हमें बीजांड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऐसी एक बीजांड की एक संरचना होती है जिसमें नीचे नीचे अंडाशय भित्ति होती है। यह अंडाशय भित्ति बाहर वाली है जो कहीं ना कहीं पुष्प से जुड़ी होती है। तो ये वाली चीज भी बेटा हवा में थोड़ी रहेगी, किसी ना किसी जुड़ी होगी, बिल्कुल सही है। अगले वाली चीज की बात करता हूं तो नीचे की तरफ प्लेसेंटा होता है। कई बच्चे पूछ रहे थे प्लेसेंटा का क्या काम होता है। बेटा प्लेसेंटा का ऐसा कोई रोल नहीं, मगर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है। अब देखो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे एक प्लेसेंटा तो मनुष्य वाला होता है वो अलग होता है, बट ये भी कहीं ना कहीं पोषण ही दे रहा है, तो आप पोषण के लिए भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, यह अंडाशय भित्ति और बीजांड जो व्रंथ है जो डंठल के समान संरचना होती है इसके बीच में पाया जाता है, जिसमें जाइलम मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम आगे जाएंगे, ठीक है। बीजांड व्रंथ जिसे फ्यूनिकल बोलते हैं, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इसका एक सिरा अंडाशय भित्ति, इसी का एक सिरा प्लेसेंटा से, दूसरा रेफी से जुड़ा हुआ होता है, बहुत बढ़िया बात है, या बीजांड से जुड़ा होता है। हाइलम क्या होता है, हाइलम कहीं ना कहीं एक स्कार होता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हाइलम होता है फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डायग्राम में भी देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको हाइलम के बारे में यही दिखाई देगा कि बीजांडवंत और रेफी के बीच में है। कहां है बीजांडवंत और रेफी के बीच में हाइलम, तो मैं चाहो तो लिख देता हूं बीजांडवंत व रेफी के मध्य है। डन है। ये पूरी की पूरी कवरिंग होती है। पीछे की तरफ ये रेफी होती है। रेफी जो होती है वो क्या होती है, वो एक्सपेंडिंग होती है। बीजांड की एक्सपेंडिंग है। एक्सपेंडिंग का मतलब विस्तार। मान लो कोई संरचना ऐसी होती है, ये ऐसी नहीं ये ऐसी है, तो ये विस्तार है इसका, ठीक है। आ जाओ आगे। ऊपर की तरफ चेलेजल, नीचे की तरफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का मतलब वो सिरा जहां से कहीं ना कहीं पराग मतलब लड़का आएगा, बारातियों का स्वागत यहीं से ही होगा। वैसे तो आ तो बाहर से भी सकता है, मगर अपन तो मेन वाला यही है अपना, ठीक है। ऊपर सी चेलेजल, नीचे एम माइक्रोपाइल। चेलेजल को आधारी भाग या निभागी भाग या चेलेजल एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइल को बीजांड द्वार बोलते हैं। बहुत बढ़िया। यहां पे दो अध्यवरण पाए जाते हैं। बाहर वाले को बाहरी अध्यवरण आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाले को आंतरिक अध्यवरण इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। बाहर वाला टेस्टा बनाता है, टेस्टा बीज को बाहरी भाग बनाता है बीज का, जो उसको संक्रमण से बचाता है। आंतरिक भाग टैगमेन, जो बीज का आंतरिक भाग बनाता है। तो ये बीज का बाहरी, ये बीज का आंतरिक भाग, सही है। अंदर की तरफ न्यूक्लियस की कोशिका होती है जो सारी की सारी पोषण देने का काम करती है। बिल्कुल सही बात है। नीट के एग्जाम में आप क्वेश्चन है किनमें सारी चीजें कौन कौन सी होती है, तो सीधी सी बात है सब द्विगुणित है। क्योंकि आपने अर्धसूत्रीय विभाजन जब तक नहीं करवाया ना मुन्ना, याद रखना मुन्ना, याद रखना, अर्धसूत्रीय विभाजन कब तक नहीं करवाना, सारा का सारा भाई सब द्विगुणित है। जब अर्धसूत्रीय विभाजन करवाओगे सारा अगुणित। अगुणित मतलब आधे गुणसूत्र, द्विगुणित मतलब डबल गुणसूत्र, बस इतना सा फर्क है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सच में इसमें क्या काम होता है वो देखते हैं। ये इसमें बेटा बहुत सारी कोशिका होती है जिसे बीजांडकाय कहते हैं, सारी द्विगुणित होती है। बीजांडकाय के यहां पे एम की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कुछ कोशिका अपना आकार बढ़ा लेती है, जिसे आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये वाला और ये वाला आपके एनसीईआरटी सीधी यहां से यहां ले जाती है, मगर इन दोनों के बीच में भी तो कुछ होना चाहिए ना बेटा। देखो सीधी सी बात, मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैं रटाऊंगा नहीं आपको। मैं अगर आपको आर्किस्पोरियल कोशिका का नाम भी नहीं लेता ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं अगर आपको प्राथमिक स्पोरोजेनस कोशिका का नाम नहीं लेता, आपको दिक्कत ही नहीं थी। मगर मैंने नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं यहां से यहां लेके नहीं जा सकता, मुझे दोनों भी आपको बताना चाहिए। सबसे पहले एम एंड की तरफ, एम भाग की तरफ एक कोशिका बड़ी होती है जिसे हम आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। आर्किस्पोरियल कोशिका में समसूत्रीय विभाजन होता है, जिससे कौन सी कोशिका बनती है, दो बनती है। ऊपर प्राथमिक पैराइटल, प्राथमिक स्पोरोजेनस, नीचे प्राथमिक पैराइटल। ये तो खत्म हो जाती है, इसका अपना रोल ही नहीं है, छोड़ो। एनसीईआरटी भी नहीं बोलती तो अपन भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये जो प्राथमिक स्पोरोजेनस कोशिका है, ये अपने आकार में वृद्धि करके एमएमसी बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल। बहुत ही बढ़िया।
मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री का मतलब आधे, और आपने पढ़ा है क्लास 11th के टॉपिक में, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिका बनती है ना, 4 है ना, 4 बनती है, 4 है। मगर यहां पे एक बड़ी होती है, 3 छोटी होती है। जो एक बड़ी है कार्यशील, जो 3 छोटी है सहायक। सहायक का मतलब मम्मी क्या चाहिए, आ रही बेटा मेरे को ये दे दो, ये सहायक है, नौकर है ये, असली ये है बेटा, ये बनाएगी बीज, ये सहायक है। ये कहती है अरे तुझे क्या चाहिए, मुझे चाउमीन चाहिए, ले चाउमीन, ये वो है। मोमोज, मंचूरियन, ये गोलगप्पा। बोलो बात सही, यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, मजा आ गया क्या? क्लियर हुई क्या मेरी बात? बोला था डायग्राम याद करो बस, फोकस ऑन द डायग्राम फर्स्ट। जिंदगी में कभी भी डायग्राम याद करोगे तो थ्योरी से कभी भागोगे ही नहीं, और हर किसी को ये बोलोगे अबे थ्योरी आती है क्या तुझे, तो वो ये कहेगा नहीं मुझे नहीं आती, कह रहा अबे चल, अबे चल तू, बस तुम्हें यही करना है उससे भी। अपन बेटा रटाएंगे नहीं, बस डन है, मजा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ताबड़तोड़ बात, 101%, बहुत बढ़िया है। अब अगर इतनी ताबड़तोड़ बात है तो मैं एक काम और कह देता हूं कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी तो खैर अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं आज मुझे आपको कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवाने हैं। मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन करोगे तो बढ़िया करोगे, है ना। और क्वेश्चन कोई बढ़िया सा क्वेश्चन दूं क्या? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पोल चालू करूंगा। नहीं तो तुम बोलते हो हर्षित सर यार आप पोल देते हो यार, हर्षित सर ये कैसे करते हो, हर्षित सर, हर्षित सर, हर्षित, तुम ये भी तो बोलते हो ना। तो वो मतलब मैं काम आज कर ही नहीं रहा। मैं चाह रहा हूं कि तुम बस एक बार करो, करके देखो कि तुमसे हो पा रहा है क्या, बस इतनी सी बात है। मैं कुछ नहीं कह रहा आज, फिर मैं पोल चालू कर दूंगा तुम्हारा। और याद रखना PYQ है बेटा जो दिया है अभी। चलूं दो पोल? ठीक है भाई, 30 सेकंड का पोल है। परागकण का तुमने डायग्राम पढ़ा था, उसमें से क्वेश्चन है ये, आंसर बता दो क्या है इसका। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में दोस्त सबसे पहले वो किया करो जो आपको आता है, फिर वो किया करो जो आपको नहीं आता। पहले आते वाले देखो, सेल्यूलोज, पेक्टिन, स्पोरोपोलिन, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सी का तो सीधा दिख रहा है मुझे क्या आंसर है, सी का सीधा दिख रहा है मुझे क्या आंसर है, वहीं से तो आंसर आ जाता है। जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से, स्लोली स्लोली, हौले हौले, हौले हौले से हवा चलती है। डूबा रहूं सदा तेरे सवालों में, गुल सदा तेरे ख्यालों में, कर दूं क्या आंसर में। चलो बेटा सीधी सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन को याद है वो है ब्राह्यचोल। ब्राह्यचोल का मतलब जो ये है इसका फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, सीधी सी बात है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर इन दोनों में से एक है। आंतरिक चोल सेल्यूलोज और पेक्टिन की होगी, जो डी है उसका सेकंड होगा, सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है, डी का सेकंड, ये गलत हो गया, आंसर आ गया है अपना। जो कायिक कोशिका होती है वो कहीं ना कहीं बड़ी कोशिका होती है, तो ए का हो गया 4, और जो जनन कोशिका छोटी होती है तो ये हो गया, मेरे ख्याल से ये आंसर डी आ जाना चाहिए, जिसको याद होगा। अब याद नहीं वाले भी बहुत सारे हैं, देखो कितनों का गलत है, देख लो तुम्हारे सामने है, देखो 58%। पता है प्रॉब्लम क्या है, देखो मेरी एक बात समझना, मैं भी चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं तुम्हारा, मेरी बात सुनना, दोनों कानों से सुनना। देखो इस बार जब नीट का एग्जाम हुआ ना, एक बात बताता हूं, और मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। इस बार जब नीट का एग्जाम हुआ तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका ऐसा मैसेज आया कि अर्षित सर 13 क्वेश्चन गलत हो गए हमारे। कैसे 13 किसमें, बॉटनी जूलॉजी में मिला के, ठीक है। मैंने कुछ नहीं पूछा, उसके ही मैसेज थे, उसने ये लिखा आगे कि हर्षित सर गलत इसलिए हुए क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो गई। आता तो था मगर गलत हो गया वो। मैं पता है आपसे एक ही बात कहूंगा, और एक ही बात आप लोगों को माननी भी है मेरी। देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जो टीचर की मानते हैं, एक वो जो नहीं मानते, ठीक है। मैं शायद आप लोगों को जो समझाता हूं ना, उसमें मेरा कोई पर्सनल फायदा कभी भी नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आप लोगों को आगे जाके ड्रॉप नहीं करना पड़े। मैं चाहता हूं कि आप ड्रॉप नहीं करो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप 12th के बाद ड्रॉप करने की सोचेंगे, बट मैं कहता हूं 11th हो गई, 12th हो गई, सीधा सिलेक्शन ले लो, खत्म करो, ड्रॉप नहीं लेना है। किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा डाउट हो सकता है, तो हर्षित सर अगर हम ड्रॉप नहीं ले तो हम कैसे काम करें?
मेरी तो एज ही नहीं हुई। ऐसे होंगे तुम्हारी क्लास में भी, मेरी तो एज ही नहीं हुई, ठीक बात। मगर बेटा एक बात बताऊं तेरे को, अगर तेरी एज नहीं हुई ना, तो ये वाली बात याद है, गवर्नमेंट कभी भी रूल चेंज कर सकती है। हो सकता है तू आज सोच रहा हो तेरी एज नहीं हुई, गवर्नमेंट ने नवंबर में ही कुछ बोल दिया तो कि ऐसा कर रहे हैं हम कि बच्चा कोई भी दे सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी है कुछ। ठीक है, हाँ सर बात तो सही है, ठीक है। मान ले तेरी एज नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तू इस बार वाले पेपर की तैयारी में ऐसी तैयारी करके जा, चाहे तेरी एज नहीं हुई कोई बात नहीं, नहीं तो देगा ना एग्जाम, कोई नहीं, जब शाम को पेपर आ जाए, पेपर तो शाम को डिस्क्लोज हो ही जाता है एग्जाम के बाद, ठीक है, तो पेपर लेके बैठ, तेरे को पता लग जाएगा तू कहां है। तो अगली साल जब तू तैयारी करेगा ना, तो तेरी रैंक 500, 1000, 2000, 5000 नहीं, तेरी रैंक अंडर 10 नहीं, फर्स्ट आएगी। अब वो कब आएगी वो तुम अच्छे से समझते हो यार, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो बहुत अच्छा लगता है तुमको कोई नहीं चिल्लाए, तुम्हें वो सब कुछ अच्छा लगता है। घर में दो बंदे हो, एक तुम्हारे पास चिल्लाता है, एक नहीं चिल्लाता, याद रखना दोनों तुम्हारे साथ के हैं, मगर शायद उसको ज्यादा फर्क पड़ता है, वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचता है, जो शायद तुमको डांटता है। मैंने 11th में तुम्हें पढ़ाया और इस बार तुमने नीट का एग्जाम देखने के बाद ये समझ लिया होगा कि हर्षित सर आपने किस लेवल का पढ़ाया आपने। मतलब मुझे कमेंट जरूर करना, यहां करना, इंस्टाग्राम पे करना, कहीं करना जहां तुम्हारा मन करे, मगर मुझे बताना कि सच में तुम्हारा किस लेवल का 11th की तैयारी हुई थी। तुम्हारे 11th का मैंने तो पेपर देखा है ना, मेरे ख्याल से मुझे पेपर करने में 18 से 20 मिनट लगे थे, 20 मिनट मुझे भी लगे पेपर करने में, और इतना जेन्युइन है। एक क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल था उसमें मेरे को लग रहा था वो थोड़ा सा ग्लाइकोकैलिक्स वाला, मुझे लग रहा था कुछ पंगा है उसमें, बट ठीक है। तो मेरी बात समझना, आप लोगों को भी अभी बस तैयारी करनी है, कुछ नहीं सोचना है जरूरत है, बस फोकस करना है आपके टारगेट के ऊपर। आपको चाहिए कि मुझे सिलेक्शन करना है, दुनिया क्या बोल रही है इससे फर्क नहीं पड़ता यार दोस्त। देखो मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता है ना, आई एम नॉट दैट वन, मतलब सबको तो उसके घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, तो हो सकता है मेरी कोई बुराई, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं आप मेरी बुराई कर रहे हो ना, बिल्कुल करो, मगर बस मेरे से 6 महीने 8 महीने पढ़ लो, जब तक तुम्हारा टचवुड सिलेबस हो रहा है, उसके बाद मत पढ़ना। बट एक बार तुम मेरे से 3 चैप्टर पढ़ लो बस, ये इससे अगला और उससे अगला, तुम खुद कह दो कि अर्षित सर बहुत बढ़िया, मजेदार काम करवा दूंगा, ऐसे यू टिप्स पे याद करवाऊंगा। मगर रुकना पड़ता है उसके लिए, 1.5 घंटे की क्लास में बैठना पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं भगा रहा, आपने देखा 3 पेज पढ़ा है, 4 पेज मैंने, मेरे को नहीं भगाना, क्यों भगाना है, 14 की जगह 15 लेक्चर में हो जाएगा चैप्टर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मगर हमें बार बार पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, हमें एक बार ऐसा पढ़ना है कि अब हमें वापस नहीं पढ़ना पड़े। और तुमने देखा है इस बार नीट का पेपर, तुम सबने देखा कि पेपर कितना अच्छा गया, तुम्हारा अच्छा होगा। तुमको जो ऐसा बोलता है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो सब पागल है, पता है, मत करो, उनसे लड़ो भी मत, छोड़ो, खुद के ऊपर फोकस रखो। तुम्हारे जो सब्जेक्ट वीक है ना उस पर मेहनत करना चालू करो। अभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चों ने गलत पता नहीं क्यों किया। क्या तुम्हें नहीं पता था ब्राइयोचोल स्पोरोपोलिन से बना होता है? क्या तुम्हें नहीं पता है पेक्टोसेलुलोज? क्या तो नहीं पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, मगर पता नहीं गलती क्यों ही करते हो गलती, बताओ ना मुझे। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लूंगा। अच्छा मैंने एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछा है, प्रॉपर एनसीईआरटी मैं नहीं पूछता, वो मैं आलतू फालतू क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आएगा ही नहीं वो। तेरे को अटकाने के लिए मैं ऐसे 5 क्वेश्चन रख सकता हूं यहां पे जिसपे तू अटक जाए, मगर दोस्त क्यों अटकाना है? नीट में तो वही आएगा, मतलब मैं तुमको वही पढ़ाऊंगा जो नीट में आता है, जो मुझे आता है वो नहीं पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है? तो बस इतनी सी बात है, फोकस करो दोस्त, सब बहुत अच्छे से होगा। मतलब बट एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बस सीधी सी बात है। अब सुनो, अब सुनो, ये क्वेश्चन है, आराम से शिद्दत से पढ़ो, मैं नीट वाली बात कर ही नहीं रहा, बिल्कुल आराम से फोकस करके क्वेश्चन देखो। परागकण में से है क्वेश्चन, देखो आराम से देखो, मैं कह रहा हूं कोई जल्दी नहीं, मैं साइड में हो गया और मैं तुम्हारा चैट बॉक्स भी ओपन कर दिया। आराम से क्वेश्चन पढ़ के मुझे आंसर बताओ, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ काम है तुम्हारा, ताबड़तोड़, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है दोस्त। यहां पे पोल करवाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, चलो कर दो पोल भी, 30 सेकंड का एक पोल दे दिया तुम्हें, कर दो, इसको भी निपटा दो। दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा एक क्वेश्चन, एक बार पढ़ो बस, बहुत ही बढ़िया दोस्त, जबरदस्त काम कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो।
मेरे ख्याल से आंसर मैं देख ही सकता हूं, तुम लोगों का स्टॉप कॉल कर देता हूं, सी आंसर 88। यार क्या बात है, एक बार में इतना सीख गए तुम, दिल पे लग गई के बात, और इस साल आपके बाद दिल पे लग गई। पिछली बार 58%, इस बार 88% भाई, 99%। अरे भाई जबरदस्त। और वो सीधा क्वेश्चन तो गलत, तुम पागल हो क्या? मतलब जो आसान क्वेश्चन है वो गलत कर रहे हो, मुश्किल थोड़ा सा टिपिकल असर्शन रीजन भाई साहब। अरे पराग मात्र कोशिका जो होती है वो पराग कणों को जन्म देती है, सही बात है। और पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल सही बात है। सर्सेशन रीजन बिल्कुल सही, सी आंसर आ जाएगा। क्या बात है यार। अच्छा इस बार विश्वास करना, तुम्हें इतने क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, तुम खुद कह दोगे अर्चित सर क्या बात है, 100-200 क्वेश्चन तो आप क्लास में करवा चुके हैं। मैं देख लेना इस चैप्टर के एंड तक कितने क्वेश्चन करवा दूंगा, एंड तक की बात कर रहा हूं, अभी दिमाग मत लगाना। चलो एक और देता हूं, लो बेटा कर दो जरा। वाह यार, मेरे को पोल की जरूरत ही नहीं पड़ रही भाई, क्या बात करते हो सच में। अरे भाई बहुत बढ़िया। चलो एक और, असर्शन रीजन तुम्हें बहुत बड़ा मजा आता है ना, ये लो असर्शन रीजन, बड़ा मजा आता है ना तुम्हें असर्शन रीजन में, लो निपटा दो। क्योंकि तुम ही हो, ना 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 ना। दिल ये बेकरार क्यों है, इस पे धुन सवार क्यों है, इसको एतबार क्यों है, तू बता। आंसर बड़ा आसान है बेटा, सुनो। वह अवधि जिसके लिए परागकण जीवन क्षमता में बने रहते हैं, अत्यधिक कार्य क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। यह तापमान और ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं, आर्द्रता भी करते हैं, बिल्कुल सही। कथन दो क्या है, अनाजों के लिए, गेहूं के लिए 15 मिनट होते हैं, नहीं वरना गलत है। कितने मिनट होते हैं बताओ कमेंट्स में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, जबरदस्त, जिंदाबाद। लो बेटा पराग पुट्टी का जानते हो ना, चलो देखते हैं तुम कितना बता सकते हो। 30 मिनट होता है। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन तुमको घर के लिए दे दूंगा, वो घर पे कर लेना, ठीक है, छोड़ो अभी, घर पे कर लेना, 1-2 क्वेश्चन भेज दूंगा घर के लिए, ठीक है। आओ अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। ये डायग्राम समझ में आ गया था, ये आ गया था, ये आ गया था। अच्छा देखता हूं पुरानी चीज कितनों को याद है, एक पुरानी चीज पूछ लूं, ध्यान से सुनना। परिपक्व परागकोश में कितनी पराग पुटिका, पोलन सैक पाई जाती है? परिपक्व, ध्यान से सुनना, परिपक्व याद आया होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 2, 3, 4, 5। परिपक्व परागकोश, यही डायग्राम है, इसके अंदर कितनी पोलन सैक पाई जाती है? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 8, 9, 2, 7, 9, 10, 2, 15, 20, 15। अरे सर एक चीज कॉमन आ रही है क्या, 2। आंसर आ गया, आंसर आ गया। यार कितना आसान है बॉटनी, तुम ऐसे घबराते हो। ये देखो कितने अलग अलग तरीके की परागकोश के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा परागकोश कैसे दिखते हैं, ठीक है। बस इतना। एनसीईआरटी मेरे ख्याल से अपन ने पूरी पढ़ ली थी ना, एनसीईआरटी में कुछ रहा थोड़ी था, रहा था एनसीईआरटी में कुछ। अरे बताओ एनसीईआरटी में यहां तक की एनसीईआरटी हो गई थी क्या? पोलन बैंक की एनसीईआरटी में कुछ पढ़ाना था क्या? बता दो फटाफट से, पढ़ा देता हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। पढ़ ली थी क्या तुमने? सर आज कॉल सर, अरे बेटा घर नहीं हूं मैं यार, बाहर हूं मैं आज नोएडा में हूं, नोएडा सेंटर है ना, वहां पे ओपीडब्ल्यू के। लव यू सर, लव यू। क्या नो सर का मतलब एनसीईआरटी पढ़ानी है नहीं पढ़ानी है, क्या करना है? नो यस क्या होता है? पढ़ ली थी ना, हाँ। ऐसे क्या करते हो नो यस?
आज थोड़ी हेयर स्टाइल चेंज करवा लूं क्या, शॉर्ट शॉर्ट हेयर करवा लूं क्या, हेयर स्टाइल सोच रहा हूं, हेयर स्टाइल चेंज करवा लो, तुम मुझे इतना स्मार्ट लगना है मुझे। ठीक है भैया, ठीक है, मैंने नहीं है भैया, ठीक है ना भैया, ओके भैया। तो बस इतनी सी बात है, और मेरे ख्याल से पढ़ ली थी ना। यस सर, हाँ सर, क्या सर, ओके सर, ठीक है सर। चलो बस इतना ही पढ़ लेना, बस आज इतना ही है। एनसीईआरटी बता देना, आप नहीं पढ़ी थी तो अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, बता देना, आज तो भेज देता हूँ एनसीईआरटी, अगली क्लास में बता देना नहीं पढ़ी थी तो बता देना मुझे, ठीक है। 2 घंटे कब हो जाते हैं हमें हमें पता ही नहीं लगता। दिल ये बेकरार क्यों है, इस पे धुन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, मस्त रहो, पढ़ते रहो, थैंक यू सो मच। बेटा पता है हम लोग बेस्ट क्यों हैं, क्योंकि तुम बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट सो आई एम द बेस्ट, बट आप बेस्ट हो तो हम बेस्ट है, बस इतनी सी बात है। सो मेरे ख्याल से सब लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी बात। यहां पे कोई भेज देना किसी को, क्लास एंड करनी है। अच्छा, तो बस बुला लिया है हमने क्लास एंड करने के लिए। तो आज नोएडा से क्लास ले रहे थे, कल से, मतलब कल नहीं, कल भी नोएडा से लेंगे, परसों से घर से लेंगे, ठीक है, हाँ घर से लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मस्त रहने साथ। और सीधी सी बात भाई, टैपेटम बाहर से अंदर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, बहुत ही बढ़िया बात है, लाइट जला लो इसी बात पे, ये बात चकाचौंध करो, बस ऐसे ही मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अबे बाय बाय, जाओ बेटा जाओ, लगा दो आग, ठीक है। वो तुमने ऐड नहीं सुना, वो पहले एक ऐड आता था, ओहो गीतिका जी आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। गीतिका जी बोलती ये नहीं, वो निर्मा सुपर न्यूट्रिशन टिकिया, लेकिन हमसे महंगा टिकिया, लेकिन ठीक वही महंगा, क्वालिटी वही सफेदी वही झाग, कम दाम में मिले तो कोई ये को ले वो ना ले, मान गए कैसे आपके पार के नजर निर्मा सुपर दोनों को। अब निर्मा सुपर धुलाई का सुपर दाम, दाम फिर भी कम। तो इसी बात पे पंडित गंगाधर विद्याधर मायदार ओमकारनाथ शास्त्री गांव गुटेरा बेटा भाग जाओ जाओ, तो मैच करो 6 बजे दूसरी क्लास है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, जाओ बेटा जाओ।